बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका आज का दिन खासा अच्छा गुजरेगा। अच्छा इशाल, देखो दुनिया कहाँ पर पहुँच गई है, साइंसदान क्या क्या काम कर रहे हैं। अब हम देखें तो साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एक तजर्बा किया है जीनियाती तरीक़ाकार से कि एक शख्स जो 58 साल है, जो नाबीना है, जिसको नज़र नहीं आता, वो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया है तरीक़ाकार के थ्रू कि अब उसको कुछ नज़र आना शुरू हो गया और एक जो है ना मखसूस ग्लासेस होंगे जो लगाए जाएंगे, ऐनक लगाई जाएगी, जिसके बाद वो काफ़ी हद तक देख सकेगा। मुकम्मल तो बिनाई जो है वो बहाल नहीं होगी, देख सकेगा। लेकिन साथ ही भारत में क्या हो रहा है, अच्छा। कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि एक तरफ इतना ज़्यादा काम हो रहा है साइंस के ऊपर, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि भारतीय रियासत है उत्तराखंड, उसके साबिक वज़ीर आला जो कि बीजेपी के रहनुमा है, उनका नाम क्या है जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो ये कह रहे हैं कि कोरोना को भी हमारी तरह जीने का हक है। कोरोना को भी हमारी तरह जीने का हक है। आप सुने कि वो क्या इस साइंसी दौर के अंदर वो कितनी, मतलब कि आप देखें ना कि बात कर रहे हैं कि जो मतलब लोग उनको सुन रहे हैं और फिर भारतीय मीडिया भी बहुत मजाक उड़ा रहा है उनका। जी, कोरोना को हमारी तरह जीने का हक है जिस तरह से हम सारों को है। कोरोना इस वक्त अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, इसलिए वो अपनी शक्ल जो है, अपनी बका की जंग लड़ रहा है, इसलिए वो अपनी शक्ल जो है वो बार बार तब्दील कर रहा है। तो हमें कोरोना को जीने देना चाहिए, हमें कोरोना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये कह रहे हैं साबिक वजीर आला हैं भारतीय रियासत उत्तराखंड के और बीजेपी के वो रहनुमा। हालात आप ये देख लें कि कहाँ साइंस इतनी, वो बेचारे साइंसदान इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपकी ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने बड़े मनसब पर रहने वाले शख्स की जानिब से ऐसी बात सामने आ रही है तो आप सोच लें कि कितनी जहालत है और लोगों को किस तरीके से तशवीश में मुब्तला किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। एग्जैक्टली एक तरफ हम लोग ये बार बार पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में कह लें, तमाम ममालिक में ये कहा जा रहा है कि एसओपीज़ को फॉलो करें या ख्याल रखें, वैक्सीनेट हो जाएं, बाहर कम निकलें या फिर हाथ सैनिटाइज करें। दूसरी जानब कहा जा रहा है कि कोरोना को भी जीने का हक दिया जाए। भारत के जो देखिए इतने बुरे हालात हैं, अब आप देखें ऐसे लोग हैं, यही वो रवैये हैं कि जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, लोग नहीं जा रहे हैं। सूरत हाल इतनी खराब भी शायद इन्हीं रवैयों की वजह से हुई है। एग्जैक्टली यही बात है कि वो मानने को ही तैयार नहीं है। मतलब कि आप सीएम की पोस्ट पे रहे हो, वजीर आला रहे हो, आप एक मरकजी रहनुमा हैं एक बहुत बड़ी जमात के जिसकी इस वक्त हुकूमत है भारत के अंदर, एक इतने बड़े मुल्क के अंदर, फिर आप ऐसे बयान दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में इशाल, अगर हम खुद इतने बेवकूफ़ हैं तो हमें दूसरों को जो है बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, उनकी ज़िंदगियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, साथ एक और भी आज अहम खबर है कि लोग इससे जो है ख़ुद को रिलेट कर रहे होते हैं, लोग जानना चाह रहे होते हैं। तो आज चांद ग्रहण होगा, 1:48 दोपहर के वक्त जो है चांद ग्रहण का आगाज़ होगा। 4:11 पर जो है मुकम्मल चांद ग्रहण होगा और 6:05 तक पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, चांद ग्रहण रहेगा। तो ये वो औकात हैं जो हमें बताए गए, पाकिस्तान में देखा नहीं जा सकेगा क्योंकि सुबह के। लेकिन वैसे भी इसमें आप यही एहतियात कर सकते होते हैं कि आप बाहर डायरेक्ट ना निकलें या देखें, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि आपकी आईसाइट जो है वो काफ़ी इससे मुतासिर हो सकती है। तो आप बाहर इन औकात में बाहर निकल के सूरज को या चांद को या आसमान की तरफ डायरेक्ट देखने से गुरेज किया। बिल्कुल ऐसे ही सुपर फुल मून का हमने सुन रखा है, सुपर फुल मून होगा 14 मिनट के लिए होगा ये इसका दौरानिया। लेकिन जो हमने आपको टाइम बताया 1:48 से लेकर दोपहर का वक्त हम आपको बता रहे हैं 6:05 तक, जो कि शाम का वक्त है, तब तक चांद ग्रहण होगा। अभी हम सबसे पहले आपको आगाह करेंगे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कोरोना की। मतलब बेहतरी आ रही है, केसेस नीचे जा रहे हैं, 4.6% मुस्बत केसेस की शरह रही है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। सिंध में थोड़ी सी सूरत हाल ख़राब है, इसलिए वहाँ पर सख्त एक्शन भी लिए जा रहे हैं। और मुल्क में अगर हम देखें तो गुज़श्ता हफ्तों के बाद कोरोना के जो मुस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह तौर पर हम कमी देख रहे थे। सुबह पंजाब की जैसे कि हम बात करें तो वायरस के केसेस में कमी देखी है हमने, और इसी तरह तमाम जो हैं आइंदा वबा में जो 7 जून
से तमाम स्कूल्स खोलने का जो फैसला कर लिया गया है वो यही इसी वजह से किया गया है कि जिन अजला में कोरोना केसेस की जो कंडीशन है वो बेहतर है, कम हो रहे हैं, वहाँ पर स्कूल जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। और अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान में जो तैयार शुदा कोरोना वैक्सीन है पाकवैक जिसको नाम दिया गया है वो भी रवां हफ्ते ही दस्तयाब हो जाएगी। अच्छा, साइनोवैक और अब ये पाकवैक जो है, आप देखें ना पाकिस्तान जो है उसी पर काम कर रहा था और ये चाइना की जो थी वैक्सीन थी। खैर मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कैंसाइनो वैक्सीन की जो फार्मूलेशन है और पैकिंग पर कौमी इदारा सेहत की टीम को मुबारकबाद भी दी है और अपनी जो है ट्वीट में फैसल सुल्तान का ये कहना था कि फार्मूलेशन और पैक की गई वैक्सीन ने सख्त तरीन क्वालिटी टेस्ट पास किए हैं। और दूसरी जानिब हम बात करें तो आलमी इदारा सेहत ने सितंबर तक हर मुल्क में 10% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का मुतालबा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। आलमी इदारे सेहत की सालाना जो मीटिंग है उसमें डायरेक्टर जनरल ने ये कहा है कि रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए ताउन करें ताकि सितंबर तक हर मुल्क में तकरीबन जो है वो 10% और साल के अख्ताम पर 30% आबादी जो है वो कोरोना वैक्सीन उसको लगाई जाए ताकि हम लोग जो हैं वो हर्ड इम्यूनिटी की जानिब बढ़ जाएं। और ये बहुत अच्छा फैसला है जो कि किया गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है ना कि हम बात कर रहे हैं कि जी वैक्सीन की तकसीम ही ठीक तरीके से नहीं हो रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो ये टारगेट पूरा कर पाएंगे क्या? तरक्की पजीर ममालिक जो हैं ये टारगेट पूरा कर सकते हैं? सूरत हाल वहाँ पर क्या है? एक तो वहाँ पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, दूसरा लोग आकर वैक्सीन लगाने को हम तरक्की पजीर ममालिक की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा से ये बात कर रहे थे, इंटरनेशनल फोरम्स पर वो ये बात कर रहे थे कि जी वैक्सीन के ऊपर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको सोचना होगा। ज़्यादा तो आपने देखा कि प्रोक्योर उन्होंने कर ली थी, अपने पास रख ली थी। क्या तरक्की पजीर ममालिक को वैक्सीन मिल रही होगी, इतनी वैक्सीन दस्तयाब होगी कि वो अपने लोगों को लगा सकें? फिर अगर वो नहीं लगा सकेंगे तो देन व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा? आप उस पर पाबंदियां लगा देंगे? ममालिक तो पीछे रह जाएंगे। गरीब ममालिक हैं, वो खरीदने की इस्तात नहीं रखते हैं, या फिर उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, या फिर लोग इतने सेंसिबल नहीं हैं, वो एजुकेट नहीं हैं कि वो वैक्सीन की तरफ उस तरह से राग़िब नहीं हो पा रहे। तो ये एक बड़ा मसला है। तो इस पर मेरे ख्याल में हमें बात कर लेनी चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद भी हैं खुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपके प्रोग्राम में वक्त का। कहिएगा, आलमी इदारा सेहत ने सितंबर तक हर मुल्क में 10% आबादी को वैक्सीनेट करने का मुतालिबा कर दिया है। क्या पाकिस्तान के लिए ऐसा मुमकिन हो सकेगा? जी, पाकिस्तान में जिस रफ्तार से अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और स्पेशली जो वैक्सीन की अब दस्तयाबी में सहूलत हो गई है NIH की वैक्सीन बनने की वजह से, और जैसे ही अब 30 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए भी इसको खोल दिया गया है, तो ये पॉसिबल है जी। ठीक है, पॉसिबल है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब अपनी वैक्सीन बना ली है तो सितंबर तक 10% आबादी को वैक्सीन कर लिया जाएगा। लेकिन हमें इससे कितनी मदद मिल सकेगी? और सिर्फ 10% तो सर हमारा टारगेट नहीं है, हमें जो है 70% आबादी की तरफ जाना है। आपको क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा हमें? बात यह है कि अब तक पाकिस्तान को वैक्सीन की दस्तयाबी में बहुत ज़्यादा मसला था। इंटरनल जो हमने अपना इंतज़ाम किया रजिस्ट्रेशन का, और जो सेंटर्स बनाए और जो एक्सपो सेंटर्स जो बड़े बड़े शहरों के अंदर बने, तो उसकी वजह से अब चूँकि वैक्सीन भी दस्तयाब हो गई है और पाकिस्तान ने खुद भी बनानी शुरू कर दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि 10% आबादी का जो हदफ है सितंबर के आखिर तक अगर मेहनत की जाए तो पाकिस्तान इस हदफ को बिल्कुल अचीव कर सकता है। सर ये भी बताइएगा कि जो डेडलाइन दी गई है वैक्सीनेट होने की, अगर बहुत सारे ममालिक जो हैं उसको नहीं अचीव कर पाते टारगेट को, तो फिर क्या सख्त पाबंदियों की तरफ भी जा सकते हैं? बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जानिब से उन्हें तो मौका मिल जाएगा कि सख्त पाबंदियां लगाई जाएं ऐसे ममालिक के ऊपर जो डेडलाइन पूरी नहीं कर पाए। नहीं, मैं नहीं समझता जी। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हर मुल्क का अपना एक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसमें वैक्सीन्स की दस्तयाबी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो उन्होंने 10% का बाय एंड ऑफ सितंबर WHO ने टारगेट रखा है, ये एक डिज़ायरेबल टारगेट है। अच्छा। ये कोई इसके ऊपर पुलिसिंग नहीं हो रही इंटरनेशनली। और मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे ममालिक तो खैर इस टारगेट को अचीव कर भी सकेंगे, लेकिन हर मुल्क जो है वो इसके लिए कम से कम कोशिश जरूर करेगा। और यही इसका मकसद है कि एक टारगेट दिया जाए सारे मुल्कों को कि वो अपनी आवाम को
और ख़ास तौर पे जो उसमें ज़्यादा वल्नरेबल तबकात हैं उनको 10% तक वैक्सीन लगाई जा सके। तो ये वैसे पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रैवल है, जो दीगर कारोबारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेड है, इन सारी चीज़ों के अंदर बड़ा इससे मुस्बत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिर मिर्ज़ा साहब हमें ये भी बता दीजिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि जो मतलब तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको मुश्किलात का सामना है। ऐसे में WHO का रोल क्या बनता है? क्या वो अपना किरदार जो है पूरा कर पा रहा है? तरक्की याफ्ता ममालिक को कितनी मदद करनी चाहिए तरक्की पजीर ममालिक की? जी, वो ये कर रहे हैं ऑलरेडी। कोवैक्स जो एक फैसिलिटी बनाई गई है जो WHO के ज़ेरे तहत और गावी के ज़ेरे तहत बनी है, और भी उसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उनका मकसद ही ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन जो है वो तरक्की पजीर मुल्कों को बहम पहुंचाई जाए। और उसके लिए जो अखराजात हैं वो ऑलरेडी जो अमीर ममालिक हैं वो पे कर रहे हैं। इस कोवैक्स का जो फैसिलिटी है जो जिनीवा में बनी हुई है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पे एक बड़ी अच्छी कोशिश है ग्लोबल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सॉलिडेरिटी है, इसमें एक दूसरे ममालिक जिनकी अपनी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपनी आवाम को वैक्सीन लगवा सकें, उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत है। यकीनन तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं उनकी पहली तरजीह उनकी अपनी आवाम बन गई, जो कि समझ में आने वाली बात है। ठीक है। और अब चूंकि वहाँ पे 50% से ज़्यादा जो क्या कहते हैं ज़्यादातर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं 50% या इससे ज़्यादा उनकी जो आवाम है उनको कम से कम फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर भी वैक्सीन की दस्तियाबी जो है इसमें इजाफा होगा। जी मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, तो उनको ये लगता है कि अब जो पाकिस्तान में ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बात करें तो पाक वैक के बाद जो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन बनी है, इसके बाद हम ये 10% तो आम से जो मतलब आराम से जो है अचीव कर लेंगे। अच्छा विशाल, अब हम देखते हैं मतलब वैसे जो व्यूअर्स हैं हमें देख रहे हैं उनको बताने के लिए पाकिस्तान में अब कितनी वैक्सीन हैं हम देखें। साइनोफार्म पाकिस्तान में मौजूद है, कैंसिनो बायो पाकिस्तान में मौजूद है, और ये साइनोवैक है, पाक वैक जो है अब वो आ जाएगी इस महीने के आखिर तक। और फिर प्राइवेटली एस्ट्राजेनेका आ चुकी हुई है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। और साथ ही हम प्राइवेटली देख रहे थे कि स्पुतनिक जो है रशियन वैक्सीन है वो भी लगाई जा रही है। तो कैंसिनो और जो हमारी पाक वैक है, ये कैंसिनो की मदद से पाकिस्तान ने तैयार किया पाक वैक। तो मेरा ख्याल है कि कैंसिनो की क्योंकि एक डोज थी, शायद पाक वैक की भी एक डोज होगी। इसमें भी हम बात करेंगे, मतलब कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ही पूछेंगे बाद में। अभी हम आगे बढ़ेंगे, सुबह सिंध की बात करेंगे, वहाँ पर जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके जो केसेस बढ़ने पर सूबाई हुकूमत सख्त फैसले करने पर मजबूर हो गई है। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में जो नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद सूबा सिंध में गुज़श्ता रात 8 बजे ही से कोरोना पाबंदियां जो हैं वो शुरू हो गई थी। नई पाबंदियों पर अमल दरामद कराने के लिए जगह जगह हमने देखा कि पुलिस के नाके लग चुके हैं। इसके अलावा कराची की जो सूरत हाल है समेत जो दूसरे सूबे हैं उसके, वहाँ पर भी हम देखें तो शहर में 6 बजे मार्केट्स और तिजारती मराकज़ बंद करा दिए गए थे कल से। बिल्कुल, सूबे के दूसरे अजला के अंदर जो है ना हम वो देख रहे हैं कि वो सूरत हाल, कराची की बात कर ली जाए या बाकी अजला की बात कर ली जाए, तो वज़ीर आला ने IG सिंध को गाड़ियों में घूमने वाले अफराद को रोकने की भी हिदायत की। अगर किसी को ज़रूरी काम या अस्पताल जाना है तो उसे इजाज़त दे दी जाएगी। और तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक पार्क्स में मगरिब के बाद जो हैं वो लाइट्स बंद करने का फैसला किया गया। लाइट्स बंद की गई गुज़श्ता रोज़, और वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को पाबंदियों पर हर सूरत अमल दरामद कराने की हिदायत भी की है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि जो ताजिर बरादरी ने कारोबारी मराकज़ हैं वो शाम 6 बजे बंद करने के खिलाफ एहतजाज करने का वो कॉल दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो औकातकार हैं उनको बढ़ाया जाए। ईद के दिनों में भी उनका कहना था कि हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है, और अगर अभी भी हम लोगों को हमारे औकातकार ना बढ़ाए गए तो हम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ जी, ताजिरों की जानिब से कहा गया। अब सूरत हाल है कि सख्त फैसले तो किए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस वहाँ पर बढ़ रहे हैं। सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है। तालपुर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध महकमा दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक तो सिंध में शहरियों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी, जबकि रात 8 के बाद गाड़ियों को भी गैर ज़रूरी तौर पर नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या इन सख्त पाबंदियों पर अमल दरामद कराने में मुश्किल नहीं आ रही है आपको? पहला रोज़ कैसा रहा ये बता दीजिएगा, और अवाम जो है उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या मैसेज दिया जा सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, पहले भी आपने देखा था जब ये लहर बढ़ी थी तो सिंध सूबे में हमने SOPs पे ज़रा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ज़्यादा सख्ती की थी। हमारी दुआ थी, हम ये कोशिश कर रहे थे कि लोग SOPs का ख्याल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहनें, रश वाली जगहों पे मत जाएं। पर हमारी बात ना सुनी गई और उसका नतीजा यही है कि आज फिर हमारी परसेंटेज जो पॉजिटिविटी की है बहुत ऊपर चली गई है। कहीं 15-16% है। तो इसको अलार्मिंग जो सिचुएशन हो गई है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये मेजर्स लिए हैं बाकायदगी से। इसको CM साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, उनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। तो आई एम श्योर जो हमने कहा है करने के लिए उसको हम हर कॉस्ट पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये रेट यहीं पर रहे पॉजिटिविटी का या इससे ज़्यादा ऊपर जाए। तालपुर साहब, ये भी कहा गया है कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकला जाए, जिन लोगों को ज़रूरी कहीं जाना है या अस्पताल में जाना है वही सिर्फ जा सकते हैं। तो क्या मौके पर पुलिस एहलकार फैसला करेंगे कि जाने वाला, बाहर निकलने वाला शख्स जो है वो गैर ज़रूरी जा रहा है या फिर ज़रूरत के तहत बाहर जा रहा है? देखिए, हमने तो बहुत सिंपली ये चीज़ कही है, ये चीज़ समझाई है कि निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जाहिर बात है आपकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वही आपसे पूछताछ करेंगी। अगर वो समझते हैं कि कोई रात को निकल रहा है गैर मुनासिब टाइम पर 8 बजे के बाद, कोई उसका ख़ास पर्पस नहीं है, तो उनको वापस भेजा जाएगा। और ऑफ कोर्स ये सिंध पुलिस का ही काम है और वो आई एम श्योर अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे। हर जगह पर पिकेटिंग है, पिकेट्स लगी हुई हैं, पुलिस मोबाइल्स को हमने ड्यूटी पे लगाया हुआ है देखने के लिए। तो I am quite hopeful that they will be able to control the situation. ठीक है, तब ये भी बताइएगा कि अस्पतालों पर इस वक्त प्रेशर कितना है? सिंध में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी की सूरत हाल क्या है? देखिए, ऑक्सीजन का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई फुकदान नहीं है। ठीक है। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके 3 अस्पतालों में खुद ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है। ओगरा में आपके पास है, आपके 2 और अस्पताल हैं। आपके शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में भी हम ऑक्सीजन अपना जो है सो कर रहे हैं, जनरेशन प्लांट्स में लगाए हुए। तो वी आर होपफुल देयर विल बी नो प्रॉब्लम एज फार एज दिस इज कंसर्न। प्लस सिंध काबीना ने, सिंध कैबिनेट ने फैसला करके और पैसे एलोकेट कर दिए हैं। हम और भी प्लांट्स बना रहे हैं ऑक्सीजन जनरेशन के, जिसके बाद हमें इंशाल्लाह ताला कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो शायद पंजाब में हो रही थी। आपके जहाँ तक बेड्स की बात है तो मोस्ट हॉस्पिटल्स में अप टू 90% कोविड बेड्स की ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी है, कहीं 95% भी है। तो अब कोई पेशेंट्स को जाना होता है तो कहीं इशू होते हैं बेड्स के। इसीलिए हमने एक्सपो सेंटर का बंदोबस्त किया था ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आए, मसला बढ़ जाए तो वहाँ से कंट्रोल कर सकें। तालपुर साहब, आपकी हुकूमत का कहना है कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की आपकी तजवीज़ नहीं मानी गई। क्या अब आप देख रहे हैं, आप उस तजवीज़ पर अमल दरामद कर रहे हैं? आपको पता है तो ये बेवकूफ़ों की सरकार है जिनको कोई कोविड की चीज़ का ख्याल नहीं है, कोई पता नहीं है इनको। आपको याद होगा वो दिन जब मुराद अली शाह साहब हाथ बांध कर सब लोगों को समझा रहे थे कि मेहरबानी करके ख्याल करो, इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज़, इट्स अ वेरी डेंजरस वायरस। और वहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के कह रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, नज़ला है, ज़ुकाम है, घबराना नहीं है और ठीक हो जाएगा। तो ये तो इनकी सीरियसनेस थी। तो मजबूरियाँ कुछ हमारी हैं जो हमें देखना सुनना पड़ता है। बट बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द सेफ्टी, द सिक्योरिटी ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध, तो हम उस टाइम पर अपनी मर्जी चला रहे हैं, चलाएंगे। हमें जो सही लगता है हमारे सिटीजन्स के लिए, सिंध के शहरियों के लिए जो बेहतर है, हम वो ही करेंगे। क्या तालपुर साहब, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं कि जी के वफाक ने जो है ये फ़ैसले बर वक्त नहीं किए, लेकिन हमने सिंध के अंदर देखा था मुख्तलिफ अज़ला में, कराची की भी ख़ास तौर पर बात कर ली जाए तो कराची में भी हमने देखा था कि सूरत हाल SOPs पर अमल दरामद करवाने की वो खासी जो थी कमज़ोर रही थी हुकूमत, या ज़िला इंतज़ामिया उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। खैर, हमें वैक्सीनेशन की सूरत हाल के बारे में आगाह कर दीजिएगा। सूबाई हुकूमत ने वैक्सीन ख़रीदने की बात की थी, फ़ंड मुख्तस किए थे, मामला कहाँ तक पहुँचा है? सिंध में हमने जो है जब कोशिश की थी वैक्सीन मंगवाने की, हम चाइना से मंगवा रहे थे पर हमें
कहा गया था चाइना की तरफ से कि वो फेडरल गवर्नमेंट्स के साथ ही काम करते हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ काम अवॉइड करते हैं करना। और आपको याद होगा जब हमने ये रिक्वेस्ट फेडरल गवर्नमेंट को भेजी, उनको सिर्फ एक एनओसी देनी थी, पर उन्होंने एनओसी देने से इनकार कर दिया। रीज़न वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें खैराती मुफ्त की वैक्सीन मिले और उनके पैसे उन्हें ना भरने पड़े। हालांकि सिंध हुकूमत अपने खर्चे से ये वैक्सीन देने को तैयार था। अगर हम उस टाइम पे वैक्सीन मंगवाते तो अभी तक एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वैक्सीनेट हो चुका होता और एक बेहतर सिचुएशन होती, पर वो फिर पॉलिटिकल माइलेज ख़राब हो जाता कि बाकी सूबों ने नहीं किया और सिंध ने कर लिया, इसलिए नुकसान देने के लिए हमें परमिशन नहीं दी गई। अब बहरहाल अलग अलग लोग मंगवा रहे हैं, अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अस्पतालों के भी जो लेके आ रहे हैं और हम भी इसी कोशिश में हैं कि हम खुद भी परचेजिंग करें जितनी ज़रूरत है। आपको पता होगा पहले जो तरीक़ेकार था उसमें हमने सिर्फ अबव 40 के लिए वैक्सीनेशन रखी हुई थी। सेकंड फेज में हम अंडर 40 में अगर अब 18 साल और उससे बड़ी उम्र का जो भी है वो वैक्सीन लगवा सकता है। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें तकरीबन आई थिंक 75 to 80% को फर्स्ट डोज लग गया है और बहुत सौ को सेकंड डोज भी लग चुका है। भी फिगर और भी बढ़ गया हो गया, आई थिंक 80% से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को लगे थे। बाकी आपने देखा है कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हमने वैक्सीनेशन सेंटर लगाया हुआ है। आई एम श्योर जो वहाँ पर जाता है, विजिट करता है, A1 सर्विसेज हैं, वेटिंग टाइम कम है, स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का हमने एक पूरा वहाँ पे सिस्टम बना दिया है जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर जाता है सिंध हुकूमत को दुआएं दे रहा है। ठीक है जी तालपुर साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इशाल, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है। अभी जिस तरीके से तैमूर तालपुर साहब भी ये फरमा रहे थे कि बहुत अच्छा निज़ाम है, तो ये वही वैक्सीन है जो वफाक की जानिब से सूबों को मुहैया की जा रही है, दी जा रही है। हमने अभी तक नहीं देखा कि कहीं पे शॉर्टेज हो गई है, लोग नहीं आ रहे हैं। ये एक मसला है जिसके ऊपर सूबाई हुकूमतों को बहुत ज़्यादा काम करना होगा कि लोगों को मोटिवेट कैसे करना है। भाई इतनी वैक्सीन आ गई हैं, हमने अभी आपको गिनवाई है। आपको पाकिस्तान की जो वैक्सीन है कैंसिनो बायो वाली, वो जो पाकिस्तान के अंदर तैयार हुई है पाकवैक, अब तो वो भी आ जाएगी महीने के आखिर तक। तो आप लोग क्यों नहीं लगवा रहे? अब तो इतनी वैक्सीन जाके लगवाएं भाई। बिल्कुल, अब तो हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि तमाम ममालिक को ये टारगेट दे दिया गया है कि 10% तक जो है वैक्सीनेशन अपने अवाम की जानी चाहिए, लेकिन हमें तो फिर भी 70% अपनी अवाम को वैक्सीनेट करना है। हम बिल्कुल एग्जैक्टली, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकवैक नाम से जो वैक्सीन इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है पाकिस्तान में, जिसकी तैयारी हुई है, ये बिल्कुल आप समझ लें कि चाइना से लाई गई वैक्सीन के मुतबादिल मतलब वो वैक्सीन है जिसको आप लगवा सकते हैं, मतलब उसको बिल्कुल कम्पीट करती है। तो इसलिए आप लोग बाहर निकलें इस वक्त और अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनका रुख करें और वैक्सीनेट हो जाएं जल्द से जल्द। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और वापस आते आपको बताएं कि तालीम को डिजिटल लर्निंग में बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। पहले मरहले में इस्लामाबाद के 200 स्कूल्स हैं जिनको डिजिटलाइज किया जाएगा और फिर इसको गूगल वर्क के साथ जो है वो एग्जैक्टली ऐसे ही है इशाल, मतलब कि जो है ना इसको क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर मबनी गूगल वर्क्स पे इसको स्कूलों में तैनात किया जाएगा और गूगल स्कूलों को फासलाती तालीम के लिए टूल्स भी मुहैया करेगा और साथ ही क्रोम बुक्स जो हैं वो भी मुहैया की जाएंगी। और इस्लामाबाद के तमाम स्कूल्स को आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल स्कूल्स में बदलने के लिए वफाकी निज़ामत तालीमात गूगल और टेक वैली के जो माबैन है ना, ये MOUs पर दस्तखत कर लिए गए हैं। एक बहुत अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के अंदर खुसूसी तौर पर हम विशाल बात कर रहे थे कि बच्चे जो है स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, मसाइल हैं। फिर हम देखें तो पूरी दुनिया में फासलाती तालीम का निज़ाम मौजूद है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स रही हैं और अभी हम फेस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। ऐसा ये दूसरे मरहले में तमाम असातिज़ा को भी इन टूल्स के इस्तेमाल और इससे फ़ायदा उठाने के लिए वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएंगी। वफाकी वज़ारत तालीम ने इस इक़दाम का मकसद बताया है कि असातिज़ा और तलबा को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो तरगीब है वो देना है, उसको यकीनी बनाना है। हमने देखा कि जब हम ने अपनी जो क्लासेस
क्लासेस थी उनको जब किया लिंक किया लैपटॉप से या ई लर्निंग जिस तरह से हम कहते हैं, या बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जानी थी, तो हमारे असातिज़ा उस तरह से ट्रेन नहीं थे, हमारे असातिज़ा उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, बच्चे भी तैयार नहीं थे, लेकिन असातिज़ा जिन्होंने उनको पढ़ाना था वो भी तैयार नहीं थे कि किस तरीके से क्लासेस देनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाना होगा। अब ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि इस वक्त हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ने वफाकी वजारत तालीम के इस इक़दाम को तारीखी संग मील भी करार दिया। उन्होंने कहा है कि रवायती तरीक़ा तालीम को डिजिटल लर्निंग में बदलना असर हाजिर का ज़रूरी तकाजा है, और इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान के विजन की तकमील भी की गई है। अब इसी पर जो MOU साइन किया गया है, कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तानी तालीम को, कितना फ़ायदा होगा, फिर वफाक के अंदर जब ये आ जाएगा मनसूबा पूरा मुकम्मल हो जाएगा। हमने पायलट प्रोजेक्ट भी देखा था, क्या ये उसी की कड़ी है, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम वजीहा कमर साहिबा। वजीहा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हमें पहले तो ये बताइएगा, पायलट प्रोजेक्ट तो पहले हमने सुन रखा था कि पायलट प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, कामयाबी से मुकम्मल हुआ, फिर ये MOU साइन हो गया है, क्या MOU साइन हुआ है, कितना फ़ायदा होगा वर्चुअल लर्निंग में? हाँ, बहुत सारे बाकी सेक्टर्स बुरी तरह मुतासिर हुए। उसमें एजुकेशन का जो सेक्टर था, इसमें बेतहाशा नुकसान पहुंचा, लर्निंग लॉसेस, और बहुत ज़्यादा एक बिजनेसेस की आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें उसमें भी। तो उसमें हमें एक फोर्स्ड कन्वर्जन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी जो कि पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये कि वो इनिशिएटिव्स लेते लेते कहीं अगर टाइम भी लग रहा था और हम चाह रहे थे कि हम ये काम करें, लेकिन कोविड के बाद तो इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझकर इसके ऊपर फौरी तौर पर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने काम शुरू कर दिया। और जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक विजन था कि पूरे के पाकिस्तान को हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है, तो शफकत महमूद साहब की सरबराही में ये जो प्रोग्राम्स डिफरेंट शुरू हुए, जिसमें ई ब्लेंडेड स्टेम स्कूल्स लैब्स और वो सारा कुछ है, उसी का एक ये हिस्सा था जो कि पायलट प्रोग्राम एक शुरू किया गया ICT के 3 स्कूल्स में, और बाकी पेशावर के 2 स्कूल्स और हरीपुर हज़ारा में टेक वैली पाकिस्तान के जो गूगल के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मदद से। और इसका प्रोसेस देखें ये था कि सबसे पहली जो एक इसका इनिशियल फेज था उसमें पायलट प्रोजेक्ट किया गया और उसको असेस किया गया, एवेल्युएशन की गई कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि आप टीचर्स को ट्रेन किए बगैर, आप उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डअप किए बगैर आप ये प्रोग्राम लॉन्च कर सकें। तो उसके लिए लेवल 1 सर्टिफिकेशन जो है वो टीचर्स को इनिशियली वाउचर्स दिए गए टेक वैली की तरफ से, जिसके वजह से उन्होंने वो सर्टिफिकेशन हासिल की। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज था वो ये था कि वर्क स्पेस एनवायरनमेंट जो है वो डिप्लॉय की जाए स्कूल्स के अंदर। तो उसके अंदर गूगल डॉक्स, गूगल क्लासरूम, ईमेल और जितने ये टूल्स जो हैं ड्राइव वगैरह, उसको जो है ना वो सेटअप किया गया सिक्योरिटी सेटिंग्स के साथ, ताकि गूगल स्वीट की तरफ जो है ये माइग्रेट किया जा सके डेटा को स्टूडेंट्स के। अब उसके बाद टीचर्स को क्रोम बुक्स दी गई और उसकी मदद से उन्होंने जो बच्चों के साथ वो इंटरैक्टिव क्लासरूम्स में पढ़ाना उनको शुरू किया। अभी उसकी एवेल्युएशन हो रही है और हमने सच जाहिर है हम मुस्तकिल विजिट कर रहे थे, स्कूल्स को देख रहे थे, और उसकी जो एक फॉर्मल एक जो रिपोर्ट है वो अभी शाया होगी। लेकिन उसके साथ साथ हम अभी फ़िलहाल 200 स्कूल्स इस्लामाबाद के, और उसके बाद इसी को स्केल अप करके इस्लामाबाद के ICT के 423 स्कूल्स जितने भी हैं उनमें ये लॉन्च करेंगे। अब देखिए जब ये पायलट प्रोग्राम इस्लामाबाद में मुकम्मल होगा तो इसी को स्केल अप करके हम प्रोविंसेस की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। वजीर साहिबा, वर्चुअल लर्निंग के तहत इस्लामाबाद के स्कूल में बच्चों को सिखाया क्या जाएगा? देखिए, हमारा जो एक ये जो प्लान है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं वो ये है कि एक पेपर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट की जा सके। और अभी फ़िलहाल अगर ये क्रोम बुक्स जो कि सिर्फ जो एक लर्निंग एक प्रोसेस है उसके लिए इस्तेमाल हो सकेंगी, आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट फेज़ में ये बच्चों को भी दी जाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के साथ हम जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उसके अंदर यही क्रोम बुक्स बच्चों को दी जाएंगी। जो हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम है वो कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड होगा इन क्रोम बुक्स के अंदर। इसकी वजह से कनेक्टिविटी के जो इश्यूज हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो उस पर नहीं रहेगी। और ये कम्प्लीटली उसके साथ इंटीग्रेटेड होगा सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ, और जो किताबें हैं वो कम्प्लीटली उसमें
मौजूद होंगी। तो ये जो हमारा करिकुलम है एग्जैक्टली उसी को फॉलो किया जाएगा इन इस लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है वजिया साहिबा, ये बता दीजिएगा क्योंकि हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो कौन सी क्लास के जो बच्चे हैं वो इस प्लान के अंदर शामिल किए गए, इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किए गए हैं? साथ अभी कुछ टीचर्स को क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, बाद में वो टीचर्स जाके बाकी टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे होंगे, ट्रेनिंग का क्या तरीका कार रखा गया? जी अभी तो फिलहाल ऐसे है कि क्लास 1 से लेकर हमारे जो स्कूल्स हैं ग्रेजुएशन तक, उन क्योंकि स्कूल्स जिनमें ये दिया गया है प्रोग्राम, जो 3 पायलट हैं वो पूरे स्कूल को दिया गया है। अच्छा। इसके साथ साथ हमारा जो FTE फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी लॉन्च कर रहा है कुछ अरसे में, और ये फैसिलिटी उनको उन बच्चों को भी दी जाएगी ताकि वो शुरू से ही टेक सेवी हों। जैसे आप जापानीज कोरियन बच्चों को देखते हैं तो वो शुरू से ही इन टूल्स के साथ फेमिलियर होते हैं, तो ये वहां तक भी उसको लेके जाया जाएगा। और जो टीचर्स की ट्रेनिंग है अभी उनको लेवल 1 सर्टिफिकेशन जो दी गई है, अब यही टीचर्स मजीद बाकी टीचर्स को ट्रेन करेंगे एज मास्टर ट्रेनर्स, और इनको भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दी जाएगी। क्योंकि देखें ये 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड के सिर्फ असेसमेंट या सिर्फ करिकुलम या सिर्फ टीचर ट्रेनिंग वो नहीं एक रोल प्ले कर सकती। ये सर्कल तभी कंप्लीट होता है जब आप इसको इकट्ठा लेके चलें। ठीक है वजिया साहिबा, इस प्रोजेक्ट के लिए गूगल क्या ताउन फ्राहम कर रहा है हमें? जी गूगल हमें ये कंप्लीट सपोर्ट जो है ये गूगल की तरफ से है, और टेक वैली जो कि गूगल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो हमारी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमें ये ऑफर किया है और वो कंप्लीटली जो इसके गैजेट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं, फिर उसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट देनी, वो सब ये गूगल की टीम ही यहाँ करेगी। ठीक है वजिया साहिबा, हमें ये भी बता दीजिएगा यहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, जब छोटे बच्चे होते हैं तो गैजेट्स का प्रॉब्लम फैमिलीज में भी हो रहा होता है। हमने देखा कि पेरेंट्स ये शिकायत कर रहे थे हमारे पास तो गैजेट्स ही नहीं थे, वो फिर गवर्नमेंट देख रही होगी इन तमाम मामलात को बच्चों के पास गैजेट्स होने चाहिए। जी एग्जैक्टली फिलहाल जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो बच्चों के पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या फैमिली में किसी के पास है वो उसके थ्रू इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। और वो इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया जाएगा और कंप्लीटली सारे बच्चों को ये गैजेट्स दी जाएंगी जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ। ये नहीं है कि आज ये MOU साइन हुआ और कल सारे बच्चों को वो मिल गया। पेशेंस के साथ लेकिन सही डायरेक्शन में टुवर्ड्स डिजिटल पाकिस्तान ये पहला कदम है। वजिया साहिबा, पेरेंट्स भी जो है हम देखें तो वो भी इतने सीखे हुए नहीं होते या वेल एजुकेट नहीं होते कि वो बच्चों को उस तरीके से गैजेट का इस्तेमाल बता सकें। वहाँ पर क्या किया जाएगा? पेरेंट्स को किस तरीके से एजुकेट किया जाएगा? देखिए ये तो टीचर्स बच्चों को क्लासरूम में बताएंगे कि उन गैजेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। आजकल आप देखें बच्चे मोस्टली पेरेंट्स से ज़्यादा टेक सेवी होते हैं और वो इन गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम बल्कि जब आप कोरोना SOPs बता रहे होते हैं तो यही बच्चे जब अपने घरों में जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आपने ये SOPs और इस तरह से इनको फॉलो करना है। अच्छा, आप कितना फ़र्क देख रही हैं कि जाहिर है अभी MOU साइन हुआ है, हम ये नहीं सोच सकते कि ये फ़ौरन ही जो है रातों रात बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी। आप फ़र्क क्या देख रही हैं कि जब ये हम इंशाल्लाह फेडरल के अंदर फिर बाकी सूबे भी जब हम कामयाब होंगे तो इस प्रोसीजर को, इस प्रोग्राम को अपना रहे होंगे, हम फ़र्क क्या देखेंगे तालीम के अंदर, बच्चों की तालीम के अंदर? देखिए हम बच्चों की तालीम के अंदर जो बदलते वक्त हैं उसके तकाज़े हैं, उनसे हम आहंग होने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे हमारे टेक्निकली साउंड हों। हमारे बच्चे जो हैं अगर इस तरह की कोरोना जैसी एक वबा जैसे अभी आई और वो बच्चे फेमिलियर नहीं थे ऑनलाइन एजुकेशन से, टीचर्स भी नहीं थे, ये सिस्टम सारा ऐसा था जिसको डेवलप करते, इसको बनाते एक टाइम लगा। लेकिन जब आइंदा कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता ना आए, अगर नहीं भी आती और हालात नॉर्मल भी होते हैं तो भी टेक्निकली हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है इससे हाजिर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए। ठीक है वजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। एक अहम संग मील इसको कहा जाए, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तमाम फेडरल के जो स्कूल्स हैं, इस्लामाबाद के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। अभी हमें टेक्नोलॉजी के दौर में हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं तो बात यही हो रही है कि बच्चे जो हैं वो टेक फ्रेंडली जितने होंगे, जितना उसको समझते होंगे,
अगला जो मरहला है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहाँ पे काम बिल्कुल हो रहा ऐसा ही है। और जो इस वक्त हम वही बात करते हैं, असर हाजिर की जो ज़रूरत है वो भी यही है। फिर ज़रूरत के तकाज़ों को पूरा करना भी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम कोरोना वबा से लड़ रहे हैं और फिर हमें घरों तक बच्चों को महदूद रखना है, तालीम का हर्ज ना हो। उसके लिए हमें ये इस रुझान को बच्चों तक, पेरेंट्स तक और स्कूल्स में राइज करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कई बच्चे हमने ऐसा देखा कि जो स्कूल्स से जो हैं अब स्कूल्स में वापस नहीं आ रहे हैं, ये कोरोना वबा की वजह से। उनको भी किसी तरह से हमने शामिल करना है। उनको अब फासलाती निज़ाम तालीम की जब हम बात करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो बहुत से प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, सड़कों के प्रॉब्लम्स हैं। शायद वो भी हल हो पाएंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। अच्छा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। हम थोड़ी सी मईशत की बात कर लेते हैं। बुरे हालात रहे कोरोना की वजह से, फिर भी जो है पाकिस्तान की मईशत अब जो रेटिंग एजेंसीज भी बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि जो इस्तेकाम की राह पर काम। बिल्कुल ऐसा ही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा है कि पाकिस्तान का जो क्रेडिट प्रोफाइल है मुआशी मजबूती की अक्कासी करता है। मुआशी मजबूती GDP की मजबूत तरीन जो कह लें तवील मुद्दती और बड़े पैमाने पर मुआशी नमू है, उसमें मुतवाज़न फ़ीकस आमदनी और आलमी मुसाबकत के तनाजुर में ही सामने आती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की GDP में बेहतरी की गुंजाइश अभी भी है, मज़ीद बेहतरी आ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और हुकूमत की CA माली तकवीत फराहम करती है, जिसके बुनियाद पर सरकारी कर्ज़ों के बोझ और आमदनी के कम ज़राए जो कर्ज़ों की अदायगी में रुकावट और अखराजात की ज़रूरियात को मद्देनज़र भी रख रहे हैं। इससे कबल मूडीज़ की इन्वेस्टर सर्विस ने कहा था कि रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत में 1.5% इजाफा होगा। अब इन्होंने थोड़ा सा जो है अपना बयान बदला है, जबकि स्टेट बैंक का कहना है कि माली साल 2021 में शरह नमू 3.94% रहने की तवक्को है। और स्टेट बैंक की जानिब से ट्विटर पर पैगाम में बताया गया कि 9 माह के जारी खाते 17 साल में पहली बार मुस्बत रहे हैं। और यही बात जो है बार बार की जा रही है हमाद अजहर साहब की जानिब से। ज़र मुबादला की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़खायर जो हैं वो 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी शोहरत याफ्ता एहसास प्रोग्राम के जरिए पसमानदा अफराद को फ़ायदा भी हुआ है। अब आप देखें ना कि उसके ऊपर कितनी आप इंटरनेशनली देखें रिकग्निशन हो रही है, उसकी पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। उस पर हम बात करेंगे। नामवर मुआशी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ। मुज़म्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पहले बात कर लेते हैं। अपनी ताज़ा जो रिपोर्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो B3 मुल्क की Baa2 मुआशी मजबूती की अक्कासी करती है। मार्केट पर कितना मुस्बत असर पड़ सकता है और आप इस वक्त मईशत को कैसा देख रहे हैं? देखें, ये जो है रेटिंग्स जो होती हैं, जब आपको प्राइवेट सरमायाकारों से कर्जा लेना होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होती है इंटरनेशनली। तो ये जो पाकिस्तान को जो रेटिंग दी है और उसके साथ जो है मुस्बत रेटिंग दी है जो B3 है, और तो वो इसका मतलब ये बताता है कि फ़िलहाल पाकिस्तान की जो मईशत है उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में जो है ज़्यादा अच्छी GDP ग्रोथ होगी और इस मुल्क को कर्जा देना जो है अभी कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन ये जो रेटिंग है इसमें ये क्योंकि नीचे की रेटिंग है तो इसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी ये रेटिंग बयान करती है कि पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, जो हमारे इदारे हैं, वो जो है अभी इतना अच्छा काम नहीं कर रहे और उनकी ये कमजोरी है। अच्छा असलम साहब, मूडीज़ ने पहले पाकिस्तान की मईशत में 1.5% इजाफे की पेशगोई की थी, लेकिन पाकिस्तानी मुआशी माहिरीन के मुताबिक 4% से ज़्यादा तरक्की करेगा यह। तो इसका मुआशी टर्न अराउंड क्या देख रहे हैं आप? देखें पाकिस्तान ने बहुत सारे जो माशी माहिरीन हैं उनको जो है हक्का बक्का कर दिया है और वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में जो है कुछ अच्छा नहीं हो रहा और उन्होंने बजाय ये कि अपनी तहकीक करने के इस तरह की मूडीज़ जैसे इदारे और IMF और उनकी किताबें पढ़ते रहे और बजाय ये कि उन्होंने कि मार्केटों में क्या हो रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है, बिजली कितनी पैदा हो रही है, कारखानों की क्या तरक्की है, खेतों और खलियानों में जो है किस तरीके से पैदावार आ रही है, वो उन्होंने आंखें बंद की हुई थी और टीवी पे बैठ के जो है PDM और पंजाब गवर्नमेंट और ये वाली सारी चीज़ें उसी पे जो है उनकी तवज्जो मरकूज थी। अच्छा। अब जब वो नंबर आए हैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके ना मानने से कुछ नहीं होता जब तक वो कोई दलील के साथ बात ना करें। उनकी दलील ये है कि जी शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना बने थे तो बनने से पहले तो कहते थे मईशत तबाह हो गई, तो वो उनकी दलील ये है। तो इस तरह की दलीलों से बात नहीं बनती, या तो वो डाटा जो हुकूमत ने शाया किया है
उसको प्रूफ करें कि जी ये आपने गलत किया, ये तो उनके पास बल्कि नादिर मौका है, लेकिन वो बेचारे नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ हवाई फायर मारते थे पहले भी, और इनके तुक्के एक दो लग गए तो दुनिया समझती थी कि पता नहीं ये जो बोलते हैं या इनकी नज़र बड़ी जो है ना तेज़ है और ये आने वाली चीज़ों को देख लेते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 1 साल से कहता था 4 से 5% आएगी, और ये अभी भी जो 4% है ये कम बता रहे हैं। जब ये रिवाइज होगी तो ये 5% के करीब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फीसद की आप बात कर रहे हैं, मैं भी 5% के हवाले से पूछना चाह रहा था कि अगले माली साल के लिए तो 5% से ज़्यादा GDP ग्रोथ की तवक्को भी की जा रही है। आपको लग रहा है कि ये सस्टेनेबल होगी और पाकिस्तान इसको हासिल कर पाएगा, और उसके बाद भी जो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं? पाकिस्तान ने रिकोडिक पे जो पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना आलमी इदारे ने लगाया था ब्रिटिश वर्जन की अदालत में, और इसके अलावा जो है क्योंकि वो पाकिस्तान ने जुर्माना अदा नहीं किया था तो PIA के जो होटल थे अमेरिका में और फ्रांस में उनको जो है जब्त कर लिया गया था। वो तमाम फैसले पाकिस्तान की हक में हो चुके हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं माशी जो मुश्किलों की गिरें हैं वो एक एक करके खुलना शुरू हो गई हैं। मकामी कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, स्टेट बैंक ने शरह सूद भी नीचे रखा हुआ है, आलमी इदारों से जो प्रेशर था उसमें भी हम देख रहे हैं कि कमी आना शुरू हो गई है, IMF भी हल्का हल्का ठंडा हो गया है। तो ये तमाम इशारे जो है बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला 5.25% नहीं 6% से तजावुज करेगी इंशाल्लाह ताला हमारी जो है शरह है कि बजट में मुमकिना तौर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और बिजली गैस की कीमतें भी बरकरार रखने की बात की जा रही है। ऐसा करने से क्या देख रहे हैं, मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? जितना कोशिश करें कि अब टैक्स का मज़ीद बोझ जिन पे लगा हुआ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो टैक्स के दायरे से बाहर हैं उनको लेकर आएँ, जो सनत टैक्स के दायरे से बाहर हैं उनको लेकर आएँ, जो मज़ीद दे रहे हैं उन पर बोझ ना डालें, बल्कि अगर हालात अच्छे हों तो ये हुकूमत को अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले जो है इन टैक्सेस को नीचे लाना चाहिए। अच्छा। ताकि जो है एक मसावी ट्रीटमेंट हो, क्योंकि आज भी देखें तनख्वाहदार जो है उस बेचारे को तनख्वाह मिलने से पहले उसका टैक्स कट जाता है, कमीशन वाले को कमीशन मिलने से पहले उसका टैक्स कट जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े कारोबार कर रहे होते हैं मंडियों में, जो कैश डीलिंग कर रहे होते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो लोग जो है तड़पते हैं, फिर कहते हैं हमें ईमानदारी की हुकूमत को टैक्स देने की क्या सज़ा है। तो ये एक इमरान खान साहब के लिए चैलेंज होगा कि इस चीज़ को जो है ख़त्म करें और लोगों को जो ख़ास तौर पे जो अच्छा टैक्स देते हैं उनको ये उनकी शिकायत दूर करें कि जी अब हम आपके ऊपर टैक्स का दबाव कम कर रहे हैं और उन लोगों की तरफ ले गए जो बिल्कुल इससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की बात हो रही होती है तो आम लोग जो है IMF को उसके साथ नथी कर रहे होते हैं कि जी IMF से फिर हमें कब छुटकारा मिलेगा, सब कुछ अगर मुस्बत चल रहा है तो फिर IMF के पास हमें जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और फिर अनकरीब हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है और ऐसी उम्मीद रखना भी क्या ठीक है? देखिए IMF का प्रोग्राम तो ये मुकम्मल करना चाहिए हमें, और उसके बाद मैं ख़ुद 2-3 दिन से एक जो माशी जो जैसे कहते हैं कि इस वक्त तस्वीर है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये हुकूमत अपनी उसी पॉलिसी से कारबन रही जो पिछले 2 सालों में थी तो शायद 20 साल के बाद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जो नई हुकूमत आएगी उसको पहले दिन से IMF प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होगी। वरना हमने देखा जब मुशर्रफ साहब गए तो पीपल्स पार्टी को ज़रूरत पड़ गई थी, पीपल्स पार्टी गई तो नून को ज़रूरत पड़ गई, जब नून गई तो PTI को ज़रूरत पड़ गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे एहसास आ रहा है कि शायद जो 2023 में अगर इन्हीं की हुकूमत है या कोई और है उनको जो है IMF प्रोग्राम में नहीं जाना होगा, और फिर उस हुकूमत पे मुनस्सर है कि वो किस तरह अपनी जो है हुकूमत को चलाते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, आम आदमी की मईशत की बात करें तो महंगाई से जुड़ी है, बेरोजगारी के अदाद शुमार भी आपके सामने ही है। अगर मईशत तो बेहतर हो रही है तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नज़र नहीं आ रहे हमें? मईशत की मिसाल भी उस बच्चे की तरह है, नौमौलूद बच्चे की। इसको भी चंद साल चाहिए होते हैं कि वो मुसलसल उसी रफ्तार से जो है उसकी तवानाई बढ़े जैसे एक बच्चे की हर आने वाले दिन से बढ़ती है। तो वो फिर उस तवानाई के कुछ अरसे बाद वो पहले जो है रेंगता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, फिर जो है भागता है। तो ये ही मईशत की मिसाल है। और जो है पहले अगर आप ये कहें कि 4% ग्रोथ आ गई और आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसे नहीं होता। इसके लिए हमें 3, 4, 5 साल मुसलसल ग्रोथ चाहिए। पहले स्टेज में रोज़गार आए, फिर तनख्वाहें बढ़ती हैं और फिर पैदावारी मुल्क की जब सलाहियत बढ़ती है तो फिर शरह जैसे कहते हैं अफरात ज़र पे भी जो है फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, प्रिय आपका सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और ख़ासे पुर उम्मीद भी नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुस्बत अशारिया जो गवर्नमेंट बता रही है वो बिल्कुल दुरुस्त
दुरुस्त भी हैं और वो तो ये भी उम्मीद रख रहे हैं कि अगर इसी तरीके से मईशत जो है वो चलती रहेगी तो फिर शायद अगली जो गवर्नमेंट आ रही होगी उसको IMF प्रोग्राम ना लेना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कुछ मौसम की बात कर लें। मौसम मैंने आज भी देखा, काफ़ी सूरज जो है वो आंखें दिखा रहा था, सुबह सुबह चमकना शुरू हो जाता है और मिजाज जो है मौसम का वो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं गर्म तर होता जा रहा है। हाँ जी, इसी पर हम बात करेंगे कि मौसम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कैसा रहेगा। हमारे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर बताइएगा कैसा मौसम रहने जा रहा है आने वाले दिनों में? अभी तो बहुत गर्मी देखी जा रही है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए गर्मी ही के दिन है तो जाहिर है गर्मी ही रहेगी। मई और जून गर्म तरीन महीने होते हैं कराची में और बाकी सिंध में भी, और इवन पूरे पाकिस्तान में समझ लें कि गर्म तरीन महीने यही होते हैं, क्योंकि जुलाई के स्टार्ट होने से तो फिर मानसून की वजह से बादल आना शुरू हो जाते हैं और गर्मी निस्बतन कम हो जाती है। तो आजकल यही बस गर्म और ड्राई, एक सुबह परसेंट में तो मतलब वेरी हॉट एंड ड्राई वेदर चल रहा है 46 से 47 तक आपको पता है टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। अलबत्ता कराची का मौसम गर्म और उसके साथ साथ मरतूब नमी की ज़्यादती की वजह से होता है और अगले चंद दिन तक यही ट्रेंड रहेगा। सरफराज साहब, गर्म महीने हैं, गर्मी तो रहनी ही है, लेकिन हम तो आपसे इसलिए पूछ लेते हैं कि शायद कोई अच्छी नवीद भी हो आपके पास कि बारिशें होंगी, कोई सिस्टम दाखिल हो रहा है मुल्क में, मौसम बेहतर भी होने का कोई सूरत हाल है? जी देखिए, ये असल में ये जो प्री मानसून सीज़न होता है ना, यानी मई और जून, ये निस्बतन बाकी महीनों के मुकाबले में ड्राई मंथ्स होते हैं और सिंध में तो बिल्कुल ही ड्राई जाते हैं, यानी ड्राइएस्ट मंथ्स होते हैं ये दोनों बिल्कुल। और अभी तो पूरे पाकिस्तान में मैं देख रहा था कि कोई ऐसा ख़ास वेदर नहीं है अगले 4-5 दिन, यानी 30-31 पहले तक कोई ऐसा ख़ास वेदर नहीं है। और ख़ासकर सिंध में तो बिल्कुल अपर सिंध में या सेंट्रल और अपर सिंध में शदीद गर्म और बाकी लोअर सिंध में भी गर्म और मरतूब। ठीक है, सही रहेगा। ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बात कर रहे थे जी, मौसम गर्म ही रहना है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कराची की हम बात करते हैं तो बेशुमार मसाइल का कराची को सामना है। वहीं एक बहुत बड़ा मसला जो है वो तजावुज़ात भी हैं, जिसका जहां दिल चाहता है कब्जा जमा के बैठ जाता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत मरतबा इजहार बरहमी कर चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही हाल हम देखें तो शहर के मशहूर मकाम हिल पार्क का भी है, जहां गैर कानूनी तामीरात की भरमार कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि हमजा ने कहा, कि नोटिस लिया तो इंतजामिया भी हरकत में हमें नजर आई। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने हिल पार्क के 4 बंगलों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया है। हाँ जी, और हिल पार्क से मुत्तसिल 4 बंगलों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराया जा रहा है। इन बंगलों के लिए लीज जो है वो भी दी गई थी, ताहम नक्शे के मुताबिक ये बंगले पार्क की हुदूद के अंदर आते हैं। ऑपरेशन को मुकम्मल होने में 1 हफ्ते का वक्त दरकार होगा। बात करेंगे फयाज यूनुस वहां पर मौजूद। ये बताइएगा, ऑपरेशन इस वक्त जारी है, कोई रोक टोक तो नहीं हो रही या कि कोई रुकावट डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बिलाखिर हम देख रहे हैं कि एंटी इंक्रूचमेंट हुकाम और जो KMC का इंसदाद तजावुज़ात सेल है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो चुका है। इस वक्त मैं हिल पार्क के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो है एंटी इंक्रूचमेंट इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से जो गैर कानूनी तौर पर 4 बंगले पार्क की ज़मीन पर बनाए गए थे, इन्हें गुज़िश्ता रोज़ से जो है तोड़ने का अमल शुरू कर दिया गया है। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के दौरान ये तमाम तर बंगलों को मुकम्मल तौर पर मसमार किया जाएगा। हैरत अंगेज़ तौर पर इन तमाम तर जो बंगलों के मालिकान हैं, इनका ये कहना था कि हमें पहले लीज दी गई थी, जिसके बाद पानी, बिजली, गैस तमाम तर हम बिल भरते थे, लेकिन अदालती अहकामात के बाद हमें नोटिस दिया गया 1 हफ्ते में अपने घर खाली करने का। हमने घर खाली किए, जिसके बाद अब हैवी मशीनरी की मदद से इनको तोड़ा जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी किसी भी मुमकिन खदशात से निमटने के लिए तैयार है। जब हमने देखा कल यहाँ पर हैवी मशीनरी पहुंची तो उससे पहले ही तमाम तर जो घर के मालिकान थे और जो किराएदार थे वो मुकम्मल तौर पर अपना घर खाली करके सामान लेकर यहाँ से चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हम कराची भर में देख रहे हैं कि जो इंसदाद तजावुज़ात सेल की टीमें हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इससे पहले हमने देखा था जो कराची के बड़े नाले थे उन पर भी जो अदालती अहकामात के बाद जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था, जिसमें गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और कुरंगी के जो नाले हैं वहाँ पर जितने भी गैर कानूनी तौर पर जो घर नाले के एतराफ़ में कायम थे उनको मुकम्मल तौर पर
मस्मार किया गया था, वहाँ से जो मलबा था उनको भी हटाया जा रहा था और उनको नालों को भी जो है मॉडल बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है उन नालों के भी एहतराम में सड़कें बनाई जाएंगी ताकि जो कराची में जो ट्रैफिक जाम के मसाइल है उससे भी बचा जा सके। जी फयाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे कि इस वक्त जो है ऑपरेशन और किसी किस्म की मज़ाहमत का जो है वो सामना नहीं किया गया। जो वहाँ पे रिहाइश पजीर लोग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वो घर बंगले खाली कर दिए थे और इस वक्त जो है एक हफ्ता लग जाएगा ये मिसमार करते। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर हैं KMC, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर सदीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जो है आप समझ रहे हैं कि एक हफ्ता लग सकता है, किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, मुज़ाहमत तो नहीं देखने में आ रही? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किए हैं, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना खूबसूरत ऑर्डर कराची में जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि तमाम कराची में जितनी भी तजावुज़ात हैं नालों पे, पार्क पे, ग्राउंड के ऊपर, उन सब का खात्मा किया। ये इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये ऑर्डर था जिसकी वजह से तमाम इदारों के अंदर जो है एक ताकत आ गई। और क्योंकि जो कब्ज़ा माफिया था वो अरसे 20 से 30 साल से कराची पे काबिज था, उसने पंजे गाड़ रखे थे कराची में, तमाम पार्कों पे कब्जा था और इस पर वो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से स्टे लेकर आते। अगर कोई उस पर एक्शन लिया जाता था तो वहाँ पर वो फौरी तौर पे स्टे ले आते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टे जो है वो वेकेंट की है। और बिल्कुल इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जितनी भी लीजी थी वो भी मनसूख की। इस पर हमारे काम में बड़ी आसानी पैदा हो गई और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। बिल्कुल आज कराची शहर में 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हिल पार्क जिसमें 2000 गज के 2 और 500 गज के 2 बंगले यानी 4 बेंगलोज को हमने कल से मस्मार करना शुरू किया। बिल्कुल इसी तरीके से अजीज़ भट्टी पार्क में भी हमारी कार्रवाई जारी है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और कराची के नालों पर भी हमारी तजावुज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। ठीक है सिद्दीकी साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि शिकायत ये भी होती है कि एक दफ़ा तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाता है जब अदालत की जानिब से इज़हार बरहमी किया जाता है, लेकिन बाद में चेक नहीं रखा जाता, बाद में दोबारा से वहाँ पर तजावुज़ात कायम कर ली जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। आपकी ये बात बिल्कुल बजाय, बल्कि इस तरह होता था जब हम तजावुज़ात ख़त्म करके जाते थे उसके दूसरे दिन जिन लोगों ने तजावुज़ात वो की होती वो वापस उसी जगह पे वापस आ जाते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर आने के बाद मैंने आपसे जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट का इतना ताकतवर खूबसूरत ऑर्डर से इस कराची शहर को खूबसूरत बनाने का ऑर्डर है वो, और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बनाने का ऑर्डर है, कराची की खुशियाँ दोबारा वापस लाने का ऑर्डर से वो, उस पे इतनी ताकत आ गई है तमाम इदारों पे कि तमाम इदारे उस ऑर्डर पे एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। अब पहले जैसी रवायत कायम नहीं है, गिरफ्तारियां होती हैं यहाँ पर मुत्तद लोग, तकरीबन 122 FIR लॉन्च हुई है इन कब्जा माफियाओं के खिलाफ, उसमें से तकरीबन 30 से 40 अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाइयाँ तमाम महकमे मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। अब कराची जो है आपको कुछ अरसे बाद बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। मैं इसका तमाम क्रेडिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दूंगा। ठीक है, अच्छा हम देख रहे हैं बशीर सदीकी साहब के इससे पहले भी कोई भी मामला होता है तो अदालत को बीच में आना पड़ता है, तभी मामला हम देखते हैं हल होते हैं। इस बार भी अदालती अहकामात के बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया। इदारे क्या करते हैं, इदारे क्यों सोए रहते हैं जब तक कोई अदालती हुक्मनामा नहीं जारी होता? मैंने आपसे जिस तरह जिक्र किया कि ये कराची शहर जो है मुख्तलिफ कब्जा माफिया के ग्रुप में था। यहाँ पर वाटर माफिया है, यहाँ पर चार्ज पार्किंग माफिया है, यहाँ पर जो है लैंड माफिया है, यहाँ पर बेगर माफिया है। ये डिफरेंट माफिया कराची के अंदर हमलावर थे और तमाम इदारे इनसे डिफरेंट तरीके से लड़ लेते। हर इदारा अपनी कारकर्दगी दिखा रहा था, लेकिन डिफरेंट तरीके से, क्योंकि जो माफियाज थे इन्होंने मुख्तलिफ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरी कोर्टों से मुख्तलिफ स्टे लिए हुए थे और ये इस अंदाज में काम करते थे कि इदारे अपने काम जो है वो इसको आप में कहना लीगल तौर पे फंस जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे जितने भी लीगल पॉइंट पर जो एक ऐसा खूबसूरत ऑर्डर किया जिससे अब तमाम इदारों के हाथ जो हैं वो जो बंधे हुए थे वो खुल गए। हम इदारों को भी कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं कि कुछ इदारे भी जो हैं वो भी काम कर रहे होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट को उसमें आना ही ना पड़ता। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि बड़ी हमें पेचीदगियां थी, कानूनी पेचीदगियां भी थी, लेकिन आपकी इदारों की विल के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए गए अदालतों के अंदर कि जी कि आप इदारों की विल ही नजर नहीं आ रही थी, उस पर आप क्या कहेंगे?
जी हम देखें, जो मैंने आपसे जिस तरह जिक्र किया, रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम इदारे अपना काम, अपनी कारकर्दगी, अपना रोज़ाना का काम तो करते रहे हैं, लेकिन मैंने जिक्र किया बड़े जो माफियाज थे, जो बड़े लोग थे, जिन लोगों के बड़े हाथ थे, उन लोगों ने कराची को घेरा हुआ था, पंजे गाड़े हुए थे। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि वो उन जगहों पर काबिज थे जो कि जैसे हिल पार्क की जैसे ये ज़मीनें थी, ये वो ज़मीन है जो अरबों रुपए की ज़मीन है, और ये लोग रात की तारीकी में जो है पहाड़ियां काट काट के जो है ये बेंगलोस बनाते थे। इन पर सिर्फ ये 4 बंगले लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने वागुजार नहीं कराए हैं, बिल्कुल इसी तरह 17 बेंगलोस हैं जिनकी कटिंग की गई है 500 गज की और 1000 गज की। पिछले साल वो 17 बेंगलोस भी जो है इन पे कोई किसी किस्म की जो है वो यानी कि रहाइश नहीं थी, वो भी वागुजार कराए गए हैं। ये 4 बेंगलोस पे ऑलरेडी हाई कोर्ट का स्टे था, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का स्टे भी जो है इस पे खत्म किया है, और इनकी जो इन्होंने अपील भी की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मुस्तरद की। ठीक है बशीर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे मामला इशाल को 4 बंगलों का, 2 गलियों का, 4 दुकानों का, 10 जो है बाजारों का नहीं है, ये पूरे कराची का ये मसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि तजावुज़ात का जब खात्मा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किया जा रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में किया जा रहा होगा, उसके बाद वो तजावुज़ात दोबारा से कायम नहीं होंगे। लेकिन इदारे खुद भी मुतहरक होंगे, इदारे खुद भी काम कर रहे होंगे, इदारों को तो क्रेडिट हम दे सके ना, वो कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट जो है अदालतों का जी कि उन्होंने इतना सख्त अहकामात दिए, तो आपका काम ये था कि आप तजावुज़ात कायम ही ना होने देते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। शाल आगे चलते हैं। शाल एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के हवाले से, अब बातें सामने आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का शुमार अब उन ममालिक में होता है जहां शहरी आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मरदमशुमारी के आखिरी जो आदादोशुमार हैं वो बता रहे हैं कि 7.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी इस वक्त शहरों में रह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि जो आज़ाद ज़राए हैं उनके मुताबिक असल आदादोशुमार इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। रोज़गार की तलाश हों या दूसरी सहूलतों के हसूल हों, लोग देहात से शहरों की जानिब नकल मकानी करते हैं, और बिला रोक टोक ये नकल मकानी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस नकल मकानी और मकामी आबादी के बढ़ने से शहरों की जो आप देख लें हाई तब्दील हो रही है, डेमोग्राफी जो है उसको हम तब्दील होता देख रहे हैं, जगह कम है और लोग ज़्यादा जो है वो आबाद होते चले जा रहे हैं। हंगम कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जाहिर है कि ज़्यादा आबादी के लिए ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है, लेकिन हुकूमतों ने आबादी के बढ़ने के तनासुब से शहरी सहूलतों में इजाफे का एहतमाम नहीं किया। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, हेल्थ स्ट्रक्चर की बात कर लें, अब देखें होता क्या है। अब हम ये देखें कि जब हमने अपने देहात को, अपने दूसरे इलाके जिनको हम पसमानदा इलाके कहते हैं या छोटे अजला की बात कर ली जाए, वहाँ पर जब अच्छे अस्पताल भी नहीं बनाए होते ना, तो फिर बड़े शहरों के अस्पतालों पे सारा प्रेशर आता है। यही होता है कि रोजगार के मौके वहाँ पर नहीं होते, स्कूल्स नहीं होते, हुसूल तालीम के लिए लोग जो है बड़े शहरों का रुख कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो जिसकी वजह जो है वो शहर के मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं, शहर मसाइल का माजगा बन जाते हैं। शहरी आबादी में इजाफा मुआशी नमू को बढ़ाने के लिए बेपनाह मौके फ्राहम करता है, लेकिन इसके लिए शहरी मनसूबाबंदी इंतहाई अहम है कि जो तमाम तर वसाइल हैं उनको भी बढ़ाया जाए। जिस तरह जो इस तरह से कह रहे हैं हमजा भी कि हम लोगों को वसाइल को बढ़ाना होगा, कि हमें अपने अस्पतालों में जिस तरह हम देखते हैं हेल्थ सेक्टर पर दबाव बढ़ जाता है, तो हमें अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमें स्कूल्स की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमें दही इलाकों में वो सहूलतें देनी होगी ताकि लोग वहीं पर रहें। लोग शहरों में नकल मकानी करके ना हो रहे हो नकल मकानी करने के लिए। और कुछ साल पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के शहरी होने को बेहंगम बताया गया था और जो मुआशी तरक्की में रुकावट भी ये पैदा कर रहा है। लाहौर समेत हम पंजाब के दीगर बेहतर नज़्म नस्क वाले शहर भी देखें तो तेज़ी से आबादी के ज़रिए लाए जाने वाली अपनी महदूद अवामी खदमात पर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस वो भी कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इस मसले का हल क्या है। डेवलपमेंट एक्सपर्ट नवीद इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। हम ये बात कर रहे हैं शहरी आबादी जो है तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन शहरी आबादी का बेहंगम फैलाव मुआशी और माशरती ज़िंदगी के लिए किस कदर ख़तरनाक है? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और मैं इस पे ये बात कहना चाहूँगा, अभी मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि शहरों में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हर जगह जो अखबारात भी आजकल आर्टिकल्स लिख रहे हैं, मीडिया वाले भी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बात जो है वो शहरी आबादी के इजाफे में होती है। और एक दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ना करे कोई तबाही की तरफ बढ़ रहा है, कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो पहली तो बात मैं ये दुरुस्त करना चाहूँगा
कि ये जो आबादी बढ़ने का अमल है इसको अपॉर्चुनिटी समझें। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे मुस्बत जो बात हो सकती है इस वक्त वो शहरों की आबादी में बढ़ना है। ठीक है। तो आबादी में बढ़ने का जो है वो दूसरी जो बात की जाती है, जो आपने भी बात की कि वसाइल की कमी है। सो मैं ये समझता हूँ ये दोनों बातें जो हैं वो मेरा नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि शहरों की आबादी जो है वो बढ़नी चाहिए, वसाइल की कमी का शिकार नहीं है शहर। शहर जो है वो पुअर मैनेजमेंट का शिकार हैं। अच्छा। शहर जो हैं वो उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। ठीक है। तो हमें जिस बात की तरफ डायलॉग करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि देखो शहरों की आबादी बढ़ रही है, हमने जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट के सिस्टम्स बनाए ये उस वक्त के लिए बनाए जो आज से 50-60 साल पहले के लिए थे, जब हमारे शहर भी असल में देहात होते थे। तो हमें अब अपने शहरों को गवर्न और मैनेज कैसे करना है, तो डायलॉग जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं अर्बन प्लानिंग के फुकदान है, तो इसको दूर कैसे किया जाए? हमारी जो हम देखते हैं पॉलिसीज मेकिंग है उनमें शहरों के मास्टर प्लान को शामिल क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं ऐसे प्लान्स बनाए जाते, और उन पर फिर अगर प्लान्स बन जाते हैं तो हम देखते हैं अमल दरामद नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? अच्छा, एक तो बात ये अगेन मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये मास्टर प्लान जो है ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। ये पाकिस्तान के जो है वो अवाम को, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को, मीडिया को ये बहुत गलत तरीके से बताई गई। शहरों के जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस का हल है वो मास्टर प्लान नहीं है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उनको भी किसी ने ये बता दिया हुआ है, वो भी हर जगह ये कहते हैं शहरों के मास्टर प्लान बनाएंगे। मास्टर प्लान हल नहीं है। व्हाट आई नीड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर का मैनिफेस्टो था कि मैं लोकल गवर्नमेंट्स बनाऊंगा। तो ऑटोनमस एम्पावर्ड मकामी हुकूमतें बनाने की ज़रूरत है जो शहरों को गवर्न करें। तो मास्टर प्लान जो है वो किसी शहर की मैनेजमेंट का सलूशन नहीं है। सो सबसे पहले जो मैं आपको बात, जैसे आपने कहा कि हम बेहतरी लाएं कैसे, तो मैं सिर्फ 4 से 5 बातें आपको बताता हूँ। उसके जिस बात पे आप ज़्यादा बात करना चाहेंगे मैं उस पर आ जाऊँगा। पहले मैं जस्ट 5 बातें जो है वो लिस्ट करता हूँ ताकि नाजरीन के लिए भी ये बात पता चल जाए कि शहरों को बेहतर बनाने का एजेंडा है क्या। सबसे पहली बात जो है वो हमें लोकल गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश करनी है। मकामी नुमाइंदे जो है, अवामी नुमाइंदे आएँ और शहरों को गवर्न करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। दूसरी अहम बात जो है वो हमें अपनी जो लोग जितने भी शहरों की गवर्नेंस से वाबस्ता हैं उनको मॉडर्न अर्बन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी है। अर्बन प्लानिंग की नहीं देनी, अर्बन मैनेजमेंट की देनी है हमने ट्रेनिंग। दूसरी बात। तीसरी बात जो है वो पाकिस्तान के जो शहर हैं इस वक्त कोई 20 साल से नीचे की जो आबादी है वो 50% के करीब है। कोई मीडियन एज 21 के अराउंड है। मैं राउंड ऑफ करके 20 सालों से कम जो है वो 50% आबादी। सो जस्ट इमेजिन ओवर 100 मिलियन पीपल आर लेस दैन 20 ईयर्स ऑफ एज। जो आज आप अर्बनाइजेशन बता रहे हैं इससे 5-10 गुना ज़्यादा अर्बनाइजेशन की रफ्तार होने जा रही है, चूंकि ये यूथ जो 20 साल से कम है इन्होंने ठीक है नवीद साहब, ठीक है। आप ये बताइएगा, आप इख्तलाफ रख रहे हैं इस बात से, लेकिन हमें ये बताइएगा एक घर है उसकी गुंजाइश है कि 10 लोग रह सकते हैं, उसके अंदर 100 लोग आ जाएंगे तो उस घर का निज़ाम कैसे चलेगा? क्या आप नहीं समझते इसको हम बेहंगम कहेंगे? हम कह रहे हैं कि जी कि अगर अर्बनाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, नए शहर क्यों नहीं आबाद किए जा सकते हैं, वहाँ पर सहूलतें क्यों नहीं दी जा सकती हैं? एक शहर के ऊपर अगर मरकज़ के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाएगा तो फ़ायदा तो नहीं होगा। आप कितनी मैनेजमेंट कर लेंगे जो अर्बन मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये शहरों का जो फ़ायदा है सबसे बड़ा लोगों को इकट्ठे रखने में है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे रहेंगे तो इट्स बेटर। इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एग्लोमरेशन का। शहर तारीख में सबसे ज़्यादा तरक्की उनकी इसी वजह से हुई। शहरों के अंदर वर्टिकल ग्रोथ चाहिए, डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मैनेजमेंट डेंसिटी की बुरी बात है पाकिस्तान में। आप दुनिया के बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, आपको पाकिस्तान से सब दुनिया के बड़े बड़े शहर डेंस मिलेंगे। आप वहाँ पर जाके वॉक करेंगे। और जो दूसरी बात मैं आपको कह रहा था, यूथ सेंट्रिक बनाने की ज़रूरत है। अब यूथ जो है, आप इस्लामाबाद ले लें, लाहौर ले लें, उन्हें 4 कनाल का घर नहीं चाहिए, यूथ को स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो है वो यंग है। अब उनकी मोबिलिटी कैसे होगी? वो यंग लोग जो है वो रहेंगे कहाँ पे? उनकी जॉब्स कैसे होनी है? उनकी हाउसिंग कैसे होनी है? जब आप अकॉर्डिंगली अपनी मैनेजमेंट चेंज नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं वो तब प्रॉब्लम। तो इसके लिए जो बेहतरीन तरीका होता है वो शहरों के अंदर हम उसे कहते हैं लैंड यूज पॉलिसी। नवीद साहब, अगर हम दूसरे ममालिक का मवाजना करते हैं, अगर एक शहर की उनकी आबादी 500 है तो फिर आप समझें कि उनकी 500 की कैपेसिटी भी है। हमारे पास हम देख रहे हैं, अगर हम लाहौर शहर, कराची की बात कर लें तो हम लोग देखते हैं कि हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन हमारे लोग ज़्यादा आबाद हैं। तो हमें सहूलियात भी उसी तरह की देनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ लोगों को जमा करना जो है वो मसाइल की अमाजगा ही बनेगा। देखिए, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी शहर की कैपेसिटी क्या है। न्यूयॉर्क की कैपेसिटी जो है वो जो आज से जो है वो 400 साल पहले थी, आज से उसकी बढ़ गई हुई है।
ठीक है, पेरिस और टोक्यो की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई हुई है। सो मसला ये नहीं है कि शहर बढ़ रहे हैं, मसला ये है कि हमारी मैनेजमेंट और गवर्नेंस की जो वो है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो अगेन आई वुड से कि कैपेसिटी का इशू नहीं है कि शहर की कैपेसिटी कितनी है, ऐसा कोई दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं है कि शहर की कैपेसिटी है कितनी। कॉन्सेप्ट ये है कि जब शहर बढ़ने लगें, शहरों को बढ़ना अच्छी बात है, शहरों का बढ़ना बुरी बात नहीं है। छोटे शहर भी बढ़ने चाहिए। सिर्फ मैं यहाँ पर एक वाजे करता हूँ, जब मैं कहता हूँ इट डज़ नॉट मीन कि कराची और लाहौर इस्लामाबाद सिर्फ बढ़ने चाहिए, ठट्टा और फैसलाबाद और जो है वो मर्दान नहीं बढ़ना चाहिए, जो है वो ग्वादर नहीं बढ़ना चाहिए। तो छोटे शहरों की भी मैनेजमेंट है। असल में जो आपने पहले भी बात की कि अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में जो कहा जाता है कि 40% है, ये 60% से ऊपर जा चुकी हुई है। हम अपने शहरों को गांव गिनते हैं, शहरी आबादी को देहाती आबादी कंसिडर करते हैं, और इसलिए हम उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं कर पा रहे। तो मेरा यहाँ कहने का मकसद ये नहीं है कि हर कोई कराची और लाहौर आ जाए, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आना भी चाहे तो ये उसकी चॉइस है। शहर का मकसद हर आने वाले को वेलकम करना है कि आप आएं और हम आपके लिए क्या छोटे शहरों में इतनी सहूलियात कम अज़ कम देनी चाहिए कि लोगों को जो कम अज़ कम उसूल तालीम के लिए, बाकी सेहत के मामलात के लिए, हर बुनियादी ज़रूरत के लिए ही बड़े शहर का रुख ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया नवीद इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। हम दोनों को यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से। शाल को बड़े मसाइल रहते हैं ट्रैफिक के जी, कि कोई बंदा देखता ही नहीं है। यहाँ से अपना रिक्शा डाला, गाड़ी डाली, साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल चलने वाले भी क्या कमाल कर रहे होते हैं। और फिर ट्रैफिक जो कवानीन है उनकी पासदारी करना तो भूल ही जाएंगे कोई कर रहा होगा ना। तो विशाल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंसर्न थी। शहरियों का किरदार इसमें बहुत अहमियत का हामिल भी है, और ट्रैफिक कवानीन शहरियों की सहूलत और हिफाजत के लिए तो बनाए जाते हैं। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है। क्या कोशिश कर रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस, और हमें उनके जो बनाए गए कवानीन है उनका एहतराम किस तरह करना है, वो जो अगर हमें कुछ बात समझा रहे हैं तो हमें किस तरह समझनी है। इशाल ने जाके ज़रा सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ एक पूरा दिन जो है देखा है कि ट्रैफिक एक्चुअली कर क्या रही होती है, हो क्या रही होती है, लोग कैसे ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम कर रहे हैं, कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इशाल को देखते हैं कि क्या देखा है इशाल ने जाके और क्या हमारे लिए लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की सबसे अहम शाहराह पर, जिसे चेरिंग क्रॉस कहा जाता है, और यहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक जो है वो रवादमा रहती है। किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस लोगों पे इम्पोज कर रहे होते हैं, किस तरीके से उनसे इंश्योर करवाते हैं SOPs, और फिर जो ट्रैफिक कवानीन हैं उन पर किस तरीके से अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे CTO लाहौर सैयद हम्माद आबिद साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ के ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, और आप किस तरीके से, आपकी टीम किस तरीके से कर पाती है? जी, ट्रैफिक फ़्लो ऑब्वियसली आज तो थोड़ा सा कदरे कम है रश रोड्स के ऊपर, लेकिन नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम अपनी नफरी को, जिस तरह हमारे पीक आवर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा हमारे रोड ब्लॉक्स होते हैं, एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उन चीज़ों को केटर करते हुए अपनी डिप्लॉयमेंट करते हैं इन द फील्ड। बिल्कुल ठीक है, हम आपको चालान काटते हुए भी दिखाएंगे, हम आपको किस तरीके से आप आवाम को इन्फोर्स कर रहे हैं। आप देखें, इनको हमने रोका था, ये गाड़ी में 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 4 लोग बैठे हैं, तो इनमें से इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, लेकिन इनको गाइड किया, इनको हमने एजुकेट किया, तो इनको मास्क भी हमने प्रोवाइड किए। तो ये सिलसिला हमारा जारी है, और अभी कुछ हद तक, जब तक ये पूरा इस पे वबा पे काबू नहीं हो जाता, एज द रिज़ल्ट ऑफ द मैसिव इन्फोर्समेंट वी हैव डन एंड मैसिव अवेयरनेस कैंपेन। अभी भी आप देखें, अगर अपना कैमरा आप दौड़ाएं, यहाँ पे आप देखना शुरू करें, वो बाइकर अकेला है रेड हेलमेट में, बट इज़ पुटिंग ऑन अ मास्क। ये पुलिस वाला आया है, देखें रोड के ऊपर, यू कैन सी कि उसने भी मास्क पहना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले को मैं देख रही हूँ कि हेलमेट नहीं है, क्या करेंगे? हेलमेट नहीं है तो उसका चालान करेंगे ऑन दी मॉडल रोड। हमारी 0 टॉलरेंस है। हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट सर इधर ही मेरी पंजाब असम्बली हाल में ड्यूटी होती है, तो पंजाब अगर हम खुद कानून का एहतराम नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे। माल रोड हमारी मॉडल रोड है, यहाँ पे जिस तरह हम बाकियों का चालान करते हैं, तो हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि अगर हमारा कोई वर्दी में भी भाई आएगा
और कानून की वायलेशन करेगा। जिस तरह सेफ सिटी कैमरास हमारे चलान करते हैं, इसी तरह पुलिस वालों के भी चलान होते हैं। ठीक है, आपको वैसे ख्याल था कि आपका चालान हो सकता है, यहाँ पर फोर्सेस मौजूद होंगी? जी मालूम था कि हो तो सकता है। फिर आप इतनी मेन शाहराह पर विदाउट हेलमेट किस तरीके से निकल आए? आप तो खुद इस ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पर लोगों को सिखाया जा रहा है, तरगीब दी जा रही है कि SOPs को फॉलो करें, तो आप तो खुद हेलमेट नहीं पहन रहे, आप तो बेसिक जो रूल है उसको ही फॉलो नहीं कर रहे ट्रैफिक का, रोड पर आने का। बस मैम ये नेक्स्ट नहीं होता, गलती हो गई है। तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो मास्क नहीं पहनेंगे या हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो उनके ऊपर भी एक्शन जो है जिस तरीके से अभी CT साहब ने लिया होना चाहिए, ज़रूरी है ये। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर रोड पे खड़ी हैं इतनी गर्मी और धूप में, क्या लोग सीरियस लेते हैं? ये तमाम मौसमी हालात जो हैं वो सिर्फ हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि अवामुन्नास की खिदमत कर सकें और उन्हें अवेयर कर सकें कि आप कितने ज़रूरी हैं अपने लिए। लोग जब मास्क नहीं पहन रहे होते, आप देखती हैं, आप उनको कहते हैं कि मास्क पहने, क्या उसके बाद वो उस पर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते हैं? क्या रवैया देखती हैं आप? जब हम किसी को रोकते हैं तो उसके पास बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन जब हम उनको ब्रीफ करते हैं, अफादियत बताते हैं कि एक मास्क आपकी जान को महफूज नहीं करता, पूरी फैमिली को जो है वो महफूज करता है, तो मैम फिर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कि पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हमारा जुर्माना हेलमेट ना पहनने का 200 रुपये है एज ऑफ नाउ। इसको भी हमने प्रपोज किया है कि 600 कर दिया जाए। लाइक वाइज सीट बेल्ट ना पहनना, इशारा तोड़ना, वो भी फाइन्स इन्हांस हो रहे हैं। सेफ सिटी के भी फाइन्स इन्हांस हो रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक कामयाबी हो गई है कि हमें लेजिस्लेटिव जो बिज़नेस की जो एक कमेटी है उसने अप्रूवल दे दिया है। अभी कुछ अरसे में ये असेंबली में जाएगा और बिल इंशाल्लाह ताला अप्रूव हो जाएगा, तो फिर हम इस पर अमल दरामद कराना शुरू करेंगे। ठीक है, आप हमने गाड़ी रोकी है जिन्होंने बैक साइड नहीं लगाया हुआ। गुजारिश करेंगे कि जब भी रोड पे आएँ तो आप ज़रूर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा हाल पिछले 2-4 महीने से कुछ रिलैक्सेशन नज़र आ रही थी। ये इन्होंने ये थी रिलैक्सेशन की कि वी वर फोकसिंग ऑन द कोविड SOPs, तो हमने माइनर वायलेशंस पे वार्न करके छोड़ देते थे। तो आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, यू आर एजुकेटेड, तो आपको भी हम ये कोविड के हवाले से ही आप घर जाके दीजिएगा फेस मास्क के ऊपर, एंड वी आर जस्ट वार्निंग यू एंड लीविंग यू। मैं SOPs तो वैसे। अच्छा सर, आपको ट्रैफिक पुलिस का रवैया कैसा लगता है रोड पर? जिस तरह से अभी सर ने आपको जस्ट वार्निंग देके छोड़ दिया, पुलिस वाले तो शिकायत है? नहीं, ये ट्रैफिक वाले तो अमाद नहीं है मेरे ख्याल। ये ट्रैफिक के ही हैं। इनकी तो अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन इनकी मौजूदगी में उन्होंने भी अच्छा बिहेव किया है, लेकिन जब कभी इंडिपेंडेंट कभी मिलते हैं तो फिर किस तरह का रवैया होता है? क्या कंप्लेंट्स हैं आपकी? नहीं, मेरी पर्सनल कंप्लेंट तो कोई नहीं है, ऑब्जर्वेशन है मेरी कि ये इनकी बस ज़रा मुख्तलिफ, इस वक्त उनका बिहेवियर डिफरेंट है ज़रा। जब हमारे अवाम का रवैया कैसा होता है जब हम किसी को रोकते हैं? हम भी एक जैसा ही रवैया है। पब्लिक सर्वेंट तो एक जैसा, इसलिए कहते हैं जिस तरह ताली दोनों हाथों से बजती है। हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि हम जब भी किसी को रोकते हैं तो वो आगे से रेजिस्ट करता है। सबसे पहले तो अपनी गलती एडमिट नहीं करेगा, फिर वो फ़ोन निकालेगा या अपना कोई कनेक्शन बताएगा या वास्ता बताएगा। V8 में बैठा होगा लैंड क्रूज़र में, लेकिन 200 रुपये पे करते हुए जान जाएगी उसकी। तो ये रवैये भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की 3 कोर वैल्यूज़ हैं। कर्टिसी एंड एक्सेलेंस उसमें एक है, और कर्टिसी के ऊपर ही हम लोग चलते हैं कि पहले सलाम फिर कलाम, लेकिन एट टाइम्स हमसे भी शायद कोई एक्सेसेस हो जाती हों, बट बहुत रेयर है। आप ये देखें कि हमारे, जैसा मैंने बताया, 1200 के करीब एज ऑफ नाउ हम बात करें तो हमारे डिफरेंट ट्रैफिक वार्डन्स पूरे लाहौर में मौजूद हैं, फील्ड में ड्यूटीज़ दे रहे हैं। अब उनका भी आप देखें बड़ी टफ़ ड्यूटीज़ हैं, गर्मी है, धूप है, सर्दी है, बारिश है, और ऊपर से फिर जब रवैये हमें इस तरह के मिलते हैं कि हर बंदा आपसे लड़ने को तैयार होता है, फ़ाइन पे नहीं करना चाहता, तो ऑब्वियसली इंसान है वो भी, तो उनके रवैयों में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आना इट्स बट नेचुरल। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जिस तरीके से मैंने इनको रोड के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए देखा, मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था। रवैया हमारी ट्रैफिक पुलिस का बहुत बेहतर हुआ है और इंशाल्लाह हम मज़ीद भी
दुआ गोएं कि बेहतर हो। हमारी आवाम का रवैया यहाँ पर बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आवाम को इंफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है। जी, देखा फिर आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ट्रैफिक पुलिस के साथ भी। और हमजा, मैंने जो देखा जिस तरीके से वो गर्मी और धूप में खड़े होते हैं, फिर उसके बाद अवाम का रवैया भी खासा रूड होता है। अगर किसी को रोका गया है तो वो उस तरीके से फिर भी गलती को मानेंगे नहीं, और अगर मान भी लिया है तो फिर उनको चलान देने में एतराज़ होता है। वो नंबर मिलाना, ये करना, वो करना, अपने ताल्लुक वास्ते इस्तेमाल करना। तो ये रवैये रोड पर निकलते हुए स्पेशली अपने घर छोड़कर जाया करें। अच्छा, वो जो पुलिस वाले का तुमने चालान करवाया बेचारे का, वो पता नहीं क्या कह रहा होगा, तो वो क्या कुछ शर्मिंदा वैसे तो हमें देखने में नजर आया, शर्मिंदा था बेचारा। क्योंकि चालान भी कटा था तो शर्मिंदा तो वो था। लेकिन ये कि ये हमारी पुलिस का रवैया भी बेहतर करने के लिए हमें ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वहाँ पर रोड पे खड़े चालान कटवाया ताकि पता हो कि नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरीके से रोड पर नहीं निकलना। क्योंकि आप जो बेसिक रूल्स हैं ट्रैफिक के या रोड पर आने के, उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप हादसे का खुद तो शिकार होंगे, किसी और की भी जान ले सकते हैं। अब अफसोस की बात यह है कि ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो हमें पता है कि क्या ट्रैफिक रूल्स हैं। जिस वक्त हम लाइसेंस के लिए जाते हैं, अगर लोग जाते हैं, क्योंकि बड़े कम लोग हैं मुझे लगता है कि जो लाइसेंस बनवाना भी चाहते हैं और जाके लाइसेंस बनवाते भी हैं, उस वक्त जब आपका टेस्ट लिया जा रहा होता है तो वो बड़ा एक जामे टेस्ट होता है। मैंने जब टेस्ट दिया था तो मुझे पता था कि मुझे उन्होंने पूछे कि ये निशानात किस लिए हैं, अच्छा अगर ऐसा निशान लगा हो तो क्या होना चाहिए, अगर ये है, ये वन वे का है तो इसमें क्या करना चाहिए। तो इस किस्म का जो है वो माइंड टेस्ट भी लेते हैं, और फिर आपसे गाड़ी या बाइक आप जिसके लिए भी जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी के लिए भी जा रहे हो, तो वो चलवाते हैं। फिर भी हम गलती करते हैं और फिर हम आगे से बहस भी करते हैं, और फिर हमें ये होता है जी अभी पैसे ले लो चालान के, हम बैंक जाके चालान जमा नहीं करवा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो ई चालानिंग हो गई है, आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। रोड पर अगर वार्डन्स नहीं भी होंगे तो आपको कैमरास जो हैं वो देख रहे हैं, कैमरास की आंख आपको देख रही हैं, और फिर आपका चालान घर पर जब आएगा, एक जमा नहीं करवाएंगे, दो नहीं करवाएंगे, जब गाड़ी बंद हो जाएगी फिर तो जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन हमें सबसे ज्यादा ये एहतियात करनी है कि हेलमेट से फायदा किसका होगा? आपका अपना होगा, खुदा ना खास्ता। सीट बेल्ट से किसका होगा? हाँ बिल्कुल, किसी हादसे की सूरत में आपका अपना फायदा, ना ही ट्रैफिक पुलिस का फायदा है, ना इशाल का फायदा था कि इशाल वहाँ पर मौजूद थी। और फिर ये तो वो चीज़ें हैं जिससे आपका फ़ायदा हो रहा होता है, फिर ओवर स्पीडिंग से आपका भी नुकसान होता है, किसी दूसरे का भी नुकसान हो सकता है। तो बहुत एहतियात किया कीजिए। अब हम बात करेंगे इशाल किसकी? PSL की। और अब जो है दिन कम रह गए हैं, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, तैयारियां जो हैं वो भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। अबू धाबी में जो स्केड्यूल्ड मैचेस हैं वो खेलने के लिए इंतहाई इस दफ़ा सख्त बायोसिक्योर बबल जो है वो शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट को गलत जमा करवा दी गई और उसके ऊपर खिलाड़ी को जो है हाथ भी धोना पड़ा, अब वो नहीं जा सकेंगे। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए दूसरा मसला अनवर अली का आया, कोरोना पॉजिटिव आ गया। खिलाड़ी इस वक्त जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। कैसे मैचेस होंगे? हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन मैचेस होंगे। और फिर हमारी T20 वर्ल्ड कप पर भी नज़र है कि जब लीग्स अबू धाबी जा रही हैं, UAE जा रही हैं, तो क्या T20 वर्ल्ड कप भी वहाँ जा रहा होगा। और इसी सब पर हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ इरफान ज़हीर मौजूद हैं, क्यों ना उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरफान बताएं क्या देख रहे हैं? बड़ा ही सख्त किस्म का जो बायोसिक्योर बबल रखा गया है और फिर सारे मामला को किस तरीके से होता हुआ देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैंने स्टोरी ब्रेक की थी कि UAE के अंदर मैचेस होने जा रहे हैं। उसमें हम सबका यही कहना था कि ये कराची में होंगे, और माइस भी पूरा मीडिया ने लास्ट वीक पहले अभी जब PCB खुद थोड़ा डाउटफुल हो गया था एक दफ़ा, तो सब ने पूरे मीडिया ने उसकी अनऑथेंटिक न्यूज़ चला दी कि मुलतवी कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जैसे हमें मालूम है कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है इस हवाले से, तो वो तो ऐसी न्यूज़ जारी करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रिएक्ट करना पड़ेगा कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना आ जाए तो हमें नहीं देनी चाहिए। इसी तरह मैंने समीर हसन बर्नी का भी इंटरव्यू किया, उनसे मैंने बात की कि आपकी एक स्टेटमेंट बड़ी वीक थी जो प्रेस रिलीज़ PCB की तरफ से जारी की गई एक दिन पहले, जिसकी बेस के ऊपर सब ने ये एक न्यूज़ चला दी कि जी मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने लिखा था अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि हम एक दिन वेट करेंगे, जो ऑफिशियल टाइमिंग है UAE गवर्नमेंट का। तो उन्होंने कहा कि अब तो शायद इनकार हो गया है, अब ये शायद लास्ट ट्राई कर रहे। तो उन्होंने कहा शायद यस वी एडमिट कि हमसे लिखने में गलती हुई, हमें भी इस तरह की स्टेटमेंट पास नहीं करनी चाहिए। तो ये तो एक सारी एफर्ट थी। फिर उस एफर्ट के लिहाज से मैंने मज़ीद उनसे पूछा कि आपका ख्याल नहीं है कि वसीम खान को इसको लीड करना चाहिए था तमाम इस चीज़ के लिहाज से, कि वसीम खान ने जिस तरह पहले तमाम कोशिशें की पाकिस्तान में क्रिकेट को लाने के लिहाज से, काफ़ी एफर्ट उन्होंने दिखाई, तो वो UAE के अंदर नहीं थे, वो UK में अपनी फैमिली के साथ थे और वर्चुअल सारी मीटिंग अटेंड करते रहे। तो उस पर वो थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार भी किया, नहीं उनकी जॉब नहीं है जाना। बट मेरा फिर यही स्टांस है कि उनको खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था। एज ए CEO वो खुद उधर होते तो चीज़ें फिजिकली देखें। हम ये शो भी उधर स्काइप पे भी किया जा सकता है,
वर्चुअल भी कर सकते हैं, बट जो इम्पैक्ट सामने फेस टू फेस होता है वो नहीं आता। तो ये जहाँ उनकी कुछ उनको क्रेडिट भी देना चाहिए पीसीबी को, उधर उनकी कुछ मिस्टेक भी थी जो भी हम साथ डिस्कस कर रहे हैं कि वो भी होना चाहिए था। नेवरदलेस अच्छी चीज़ ये है कि होने जा रहा है, सब कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है। जाकिर खान का इसमें रोल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें जाके सारी सेटल डाउन हुई। सलमान नसीर का नाम लेना पड़ेगा जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की इस चीज़ के लिहाज से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब आ जाते हैं पीएसएल की तरफ। पीएसएल के अंदर हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली दोनों प्लेयर, जैसे आपने इंट्रो में बात की, दोनों कोयटा ग्लैडिएटर के हैं और सरफराज से भी मेरी कल बात हुई, वो भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर अपसेट थे क्योंकि दोनों मेन प्लेयर थे उनके। तो इंडक्शंस क्या हैं इसकी, मतलब कि कुछ अभी तो इंडक्शन का कुछ पता नहीं है। अभी तो जो ऑलरेडी उनके स्लॉट थे उन्हीं में से ही उनको प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। हालात पहले बेहतर नहीं थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मजीद वीक हो रहे हैं। जी, कुछ का कल एक सोशल मीडिया पे भी डिबेट शुरू हो गई कि उमर अकमल को होना चाहिए था, इस तरह था, बट वो शायद लोग नहीं जानते कि उन्होंने अभी रीहैब नहीं हुआ उनका। रीहैब नहीं हुआ, पैसे तो शायद उन्होंने जमा करवा दिए। पैसे जमा करवा दिए, पैसे उन्होंने जमा करवा दिए। पहले उन्होंने इंस्टॉलमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी जो पीसीबी ने डिनाई की, फिर उन्होंने अब जमा करवा दी, बट पीसीबी शायद खुद कोविड की उन चीज़ों में बिजी था और थोड़ा सा हमें डिस्टेंट भी नज़र आ रहा है उनका और पीसीबी का। शायद मेरा ख्याल है कि पीसीबी इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए उनको पहले अगर बुला लेती तो वो भी उसके अंदर शामिल हो सकते थे। देखें, अगर आपको अगर पास के अंदर ही चलना शुरू करेंगे तो फिर एक ज़्यादती होना शुरू हो जाएगी। तो दोनों तरफ से एक अच्छा रोल जाना चाहिए और आपका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, चले गलती की उसकी सजा हो चुकी है, अब आगे। अच्छा, इरफान बायोसिक्योर बबल का पूछ रही थी शाल, पिछली दफ़ा तो हमने देखा पाकिस्तान में घर से खाने आ रहे थे, बेहतरीन कढ़ाइयाँ आ रही थी, सब मिल बैठ के खा रहे थे। इस दफ़ा बायोसिक्योर बबल आप कितना सख्त देख रहे हैं और उस पर अमल दरामद के सीनियर जो प्लेयर्स हैं वो भी कर रहे हैं, अब तो कोई उधर सिफारिश नहीं चल रही? नहीं, अब आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कोई नहीं बची। एक तो ये कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसे अभी इन्होंने 2 दिन का था, अब 1 दिन का और एक्सटेंड हो गया वीज़ों की वजह से, तो उसमें तो अब मेरा नहीं ख्याल कोई लैप्सेस करेंगे ये। और जैसे ही आप वंस यू आर इन टू यूएई, तो आप जैसे ही उधर जाएंगे अबू धाबी के अंदर, तो वो दूसरी यूके की कंपनी रेक्ट्रा वो टेकअप कर लेगी, वो तो आपको पॉसिबल ही नहीं है मूव करने दे। फिर यूएई गवर्नमेंट खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा कोई लैप्सेस हमें देखने के आए, क्योंकि स्पेसिफिक टू 2 होटल्स हैं, स्टाफ पहले इधर से ट्रैवल कर रहा है चार्टर फ्लाइट के साथ, जो उधर उनका ग्राउंड स्टाफ और दूसरे लोग हैं वो भी बायोस्क्वायर बबल का पार्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1% भी इस दफ़ा हमें इस तरह की चीज़ें, और यही रीज़न थी जो मैंने स्टोरी में भी कहा था कि ये नहीं आएगा कराची में, क्योंकि वो रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते। और मोस्ट लाइकली अभी देखें इस मंथ के अंदर मीटिंग होनी है, नेक्स्ट मंथ जून के अंदर आईसीसी की भी, देखते हैं वर्ल्ड कप के लिए क्या आएगा, क्योंकि भारत पूरी कोशिश करेगा कि वर्ल्ड कप भारत में ही हो, लेकिन जो भी सिनेरियो चल रहा है हाँ जी, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी बहुत नीचे है अभी वो, तो मेरा ख्याल है यूएई की तरफ ही सारी चीज़ें जा रही हैं। तो हमें पीएसएल यूएई में होने का कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए भी, अगर T20 वर्ल्ड कप भी यूएई में हो जाता है? हमने बहुत क्रिकेट खेली है यूएई में जी, ऑलरेडी हमारे सब लड़के उन कंडीशन के साथ काफ़ी कस्टमाइज हैं और हमने 4-5 साल अपनी डोमेस्टिक भी उधर ही खेली थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, और हमारे प्लेयर सारे ही ऑलमोस्ट सब प्लेयर का नाम लिया जाए तो वो उधर बहुत ज़्यादा खेले हैं, और ओबियसली एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा पाकिस्तान के लिए। ओके, उधर अभी ये पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस खेल रहा है, और प्लस ये भी देखना पड़ेगा कि जब इंग्लैंड ने आना है, अगर तो भारत के अंदर वर्ल्ड कप नहीं होता तो हो सकता है ये 2 मैचेस भी फिर उधर ही रख दिए जाए। हाँ जी। तो इस तरह की प्रिपरेशन के लिहाज से अच्छा है। फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने 5 T20 खेलने हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 3 खेलने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा T20 क्रिकेट हो रही है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेनिफिशियल है पाकिस्तानी टीम के लिए कि यूएई के अंदर पीएसएल खेलने जा रहे हैं उस लिहाज से। अच्छा, शाहिद अफरीदी जो है वो इवेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए हैं, मुल्तान सुल्तान को कितना धचका लगेगा इससे? ऑब्वियसली नाम तो बहुत बड़ा है, बट जैसे हमने देखा कि उनके कैरियर बिल्कुल अभी एंड की तरफ हेडलाइन है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा फिर अभी, क्योंकि उनको एज ए बैट्समैन तो हमने देखा लास्ट 2-3 सीजन में कोई परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही। बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करे तो बॉलिंग में ऑलरेडी उनके पास 2 बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं। इमरान ताहिर दुनिया के नंबर 1 बेस्ट लेग स्पिनर भी किसी टाइम पे रह चुके हैं, फिर अभी दूसरे उस्मान कादर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके पास मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस चीज़ का पड़ेगा। नसीम शाह की जो कोताही थी वो गलती थी, क्या दोबारा टेस्ट करवा के उस गलती को दुरुस्त नहीं किया जा सकता था? यंग है थोड़ा सा, ये देखें इसमें उनकी ग्रूमिंग का भी तो फैक्टर आता है ना, शायद पीसीबी ग्रूम नहीं कर सका कि उनको उस बात की समझ नहीं आई, या फिर आपके पास क्या खबर है वो डॉज करने की कोई कोशिश कर रहे थे? देखिए, इंटेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी दुनिया का आदमी प्रूफ नहीं कर सकता कि उसकी इंटेंशन क्या थी। वो तो भी अपना ये स्टांस दे रहे हैं, मेरी मिस्टेक नहीं थी, मेरे से मिस्टेक हुई। प्लस देखिए, मार्जिन तो आपको एज का देना चाहिए, अभी वो हार्डली 18 के हैं, तो
एज का मार्जिन आप दे सकते हो, और प्लस उनका बैकग्राउंड भी बहुत कोई एजुकेटेड फैमिली से नहीं है कि जिसको हर चीज़ की अवेयरनेस हो। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए मेरा ख्याल है पीसीबी को मार्जिन, मेरा अपना ओपिनियन है, ज़्यादा सख्त हो गया, उनको मार्जिन देना चाहिए था। और मेरा नहीं ख्याल, आपने टेस्टिंग करवाई है, आप खुद उसमें रिपोर्ट भी देख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर वो जिस तरह एक फ्रेंचाइज के ऑनर ने किया था कि वो प्लेयर को ले गए थे, इस तरह की अगर हरकत करते तो फिर उसमें मेरा ख्याल है जीरो टॉलरेंस होनी थी रिपोर्ट की बेस। क्या पता शायद ऐसी भी कोई चीज़ हुई हो जो ये इन्होंने मीडिया पे पीसीबी ने नहीं आने दी और सख्त फैसला कर लिया गया हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इस रिपोर्ट गल सबमिट करवाने के ऊपर इतना बड़ा सख्ती नसीम शाह पे भी, हम अगर नसीम शाह को भी देखें ना तो फिर भी नहीं हो सकती। नहीं, मेरा ख्याल है रीजन कुछ और होगी जो अभी उन्होंने बताई नहीं है। कम बैक कौन कौन कर सकता है? पीएसएल किसके लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकती है? T20 वर्ल्ड कप के लिए हम देख रहे हैं इमाद बाहर बैठे हुए हैं, शोएब मलिक हैं हमारे साथ, वो बाहर बैठे हुए हैं। कौन कम बैक कर सकता है? शोएब मकसूद भी है मिडिल ऑर्डर के लिए। जी जी, ऐसे ही है। मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने उमर अकमल की भी बात की कि 5वां 6ठा स्लॉट हमारा बिल्कुल अभी वेकेंट पड़ा है। वी आर नॉट सर्टन कि कौन कौन खेलेगा, और मेरा ख्याल है कि ये इन्हीं प्लेयर्स के लिए पीएसएल है। क्योंकि देखिए, वैसे तो आपकी टीम समहाउ फाइनलाइज है, 1-2 प्लेयर का मार्जिन होना था, बट ये सब प्लेयर्स अपना मार्क छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि वी आर रेडी फॉर वर्ल्ड कप। उसमें आपको मोहम्मद आमिर का नाम भी लेना पड़ेगा, जिसको अभी वेस्ट इंडीज़ लीग के अंदर भी कॉल कर लिया गया है। फिर वहाब है, फिर ये 2 बॉलर तो डेफिनेट मेरा ख्याल है इनकी इंक्लूजन बनती है। बैटिंग के अंदर सुहेब का है, उसमें शोएब मलिक का है, ये 2 नाम भी ऐसे मिडिल ऑर्डर के अंदर हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी आजम खान का नाम ले रहे हैं, बट उनके फिटनेस मसाइल काफ़ी हैं अभी, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम शायद उनको देना पड़ेगा। तो ये 2, 3 या 4 नाम ऐसे ज़रूर है जो हम समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को चाहिए भी हैं, और अगर ये अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो डेफिनेट इंक्लूजन ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे। और तो वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी वैसे ओवरऑल कैसी है? हमें कहाँ पर कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, तैयारी की तो ये बात है कि जितनी बाकी टीम्स हैं वो तो जब से 2021 आया है उन्होंने अपनी टीम्स का अनाउंस किया हुआ है समहाउ, ऐसे ही है। और शायद ऑल्टर 1-2 प्लेयर्स की हो, बट वी आर स्टिल नॉट श्योर कि किसको लेके जाना है, किसको नहीं जाना। मैनेजमेंट को नहीं पता, प्लस चीफ सेलेक्टर की स्टेटमेंट में भी डिफरेंस आ रहा है, तो काफ़ी गैप है। बट फिर भी आपके पास अभी 2-3 सीरीज़ हैं, इंग्लैंड है, फिर वेस्ट इंडीज़ है, फिर इंग्लैंड ने आना है, फिर शायद न्यूजीलैंड का भी दौरा हो, तो वो आपके पास मार्जिन है कि इन्हीं को अब लेके आगे चलें। जो 3 मंथ आपके पास ऑलमोस्ट बचते हैं, ये पीएसएल से आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, और फिर टिल वर्ल्ड कप आपको उसी पर जाना पड़ेगा। आपको लगता है इरफान कि हमें थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि जब हम सोच रहे हैं कि शर्जील और फ़खर शायद टीम के अंदर मौजूद होंगे, फिर रिजवान और बाबर आजम भी होंगे, तो बाबर क्योंकि ओपन करते हैं कराची किंग्स की जानिब से, तो वो खुद को 1 डाउन खिला सकते हैं इस पीएसएल के बाकी मैचेस के अंदर, या वो एज एन ओपनर ही खेलेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है बाबर अपना नंबर सेक्रीफाइस करेंगे, वो नंबर 3 पे आएंगे। क्योंकि दोनों का मेरे बहुत प्लेयर से बात हुई है, सबका मानना ये है कि बाबर और रिजवान ओपन नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो आपका स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा, और आप 170-180 से ऊपर टोटल नहीं कर सकते। इवन मिसबा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सब टीम 200+ पे जा रही है, तो हम भी उसकी कोशिश करेंगे। तो वो तो अगेन उनका क्वेश्चन ही बड़ा वेट था कि वो आप किससे बात कर रहे हैं, खुद उनको आंसर देना चाहिए कि मेरी ये अप्रोच है और मैं ये लेके जा रहा हूँ, उनको आंसर खुद देना चाहिए था, वो रादर देन क्वेश्चन कर रहे थे इस चीज़ का। तो मेरा ख्याल है कि बाबर सेंसिबल आदमी है, वो एज ए कैप्टन इस चीज़ को ऑनर्स को लेंगे और ख़ुद अपना नंबर करेंगे। प्रॉब्लम आएगा अगर तो दोनों खेलते हैं, शर्जील और फ़खर, तो फिर मेरा ख्याल ओपन इनकी बनती है। फिर रिजवान को भी अपना, देखिए रिजवान एक ऐसा वर्सटाइल प्लेयर बन चुके हैं अब, जैसे मियां दाद थे कि वो किसी भी नंबर पे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि पावर हिटिंग उन्होंने डेवलप तो की है, बट देखना पड़ेगा क्या वो 4 या 5 पे आते हैं, क्योंकि अगर तो दायरे का इस्तेमाल है अभी तो मेरा ख्याल है पीएसएल भी एक अच्छा टेस्टर है, बट उधर भी वो फंसे हुए हैं, क्या करें, क्योंकि नंबर 1 पे तो उन्होंने प्रूव कर दिया है। जैसे भी एक असिस्टेंट तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है रिजवान की, बट अगर रिजवान के अंदर इस तरह की एबिलिटी है कि वो दायरे के अलावा भी पावर हिटिंग कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला भी बड़ा इजीली हल हो सकता है कि आपके बाबर के साथ अगर रिजवान फीस 4 पे आए और 5 पे रिजवान वो जगह स्लॉट ले लें जो कंसिस्टेंट कोई परफॉर्मर नहीं है, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा हो सकता है। बट मेरा ख्याल है कि जिस तरह का उन्होंने 1 साल 1.25 साल से कैरी किया है ओपनर, मैनेजमेंट की अप्रोच बता रहा हूँ, वो रिजवान को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, रिजवान के साथ स्टिक करेंगे, उसके साथ हैदर, आसिफ, इफ्तिखार, इन तीनों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है पीएसएल, या सिर्फ हमें हैदर को देखना चाहिए, आसिफ और इफ्तिखार को बहुत देखना? नहीं, मेरा ख्याल है कि आसिफ और इफ्तिखार को बहुत ज़्यादा 2-2 साल चांस दे दिया गया, इट्स इनफ। उनको अब कैरी करना मेरा नहीं ख्याल को वाइज डिसीजन होगा, और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के चांसेस मिल गए हैं। 2 साल छोटा टाइम पीरियड नहीं होता,
और उसकी कोई भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस ना इफ्तिखार की नज़र तरफ से आई, ना आसिफ की तरफ से आई। तो आप हैदर को ज़रूर मार्जिन दे सकते हैं, अभी 19 के हैं, यंग बच्चा है, अभी पूरी एनर्जी वाला है। ठीक है जी, मेक और ब्रेक हो सकता है, कम बैक कौन से खिलाड़ी करेंगे वो परफॉर्मेंस के ऊपर ही होगा। और फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भी तैयार होती हुई हमें नजर आ रही है। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ ज़हीर, इजाजत दीजिए। इरफान ज़हीर, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।